O3 हिंदी अध्याय 11 विदाई। सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के 24 मूव्स वास्तव में लड़ाई के मूव्स को संदर्भित नहीं करते हैं, बल्कि शरीर में मन परिसंचरण के 24 विभिन्न तरीकों को संदर्भित करते हैं। जिस प्रकार मानव शरीर में रक्त शिराएं होती हैं, उसी प्रकार इसमें मन जादुई शिराएं भी होती हैं, लेकिन मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। मन को नियंत्रित करने के कुछ तरीके कुछ खास प्रभाव पैदा करते हैं। इस तरह से सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज और स्किल्स अस्तित्व में आते हैं। सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज को स्किल्स की जननी कहा जाता है क्योंकि इसके 24 मूव्स शरीर की सभी मैजिक नसों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे सक्रिय हो या निष्क्रिय। ये शरीर के अंदर सभी जादुई नसों से पूरी तरह से परिचित कराता है। जितना अधिक आप सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं, उतना ही अधिक आप अपनी जादुई नसों से परिचित होते जाते हैं, जो कौशल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण है। इस अभ्यास के बारे में मैंने जो अगला बिंदु पढ़ा, उसने मुझे सबसे अधिक चौंका दिया। इसमें कहा गया है कि 10 सेट पूरा करने के बाद मैना गर्भपात में प्रतिभा ऊपरी निम्न स्तर तक उन्नत हो जाएगी। 30 सेट पूरे करने पर व्यक्ति की प्रतिभा मध्यम स्तर तक उन्नत हो जाएगी, क्योंकि जितने अधिक सेट पूरे होंगे उतनी ही अधिक प्रतिभा उन्नत होगी। हमारा शरीर आसपास से मन को अवशोषित करता है। किसी की प्रतिभा जितनी बेहतर होगी, उसका शरीर उतना ही अधिक मन अवशोषित करने में सक्षम होगा। ये सब पढ़कर मेरे शरीर में जोश भर गया और मैं पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। ऐशलिन भी उड़ती हुई मेरे कंधे पर आ बैठी। पिछवाड़ा ही वह स्थान है जहां मैं अपना शारीरिक प्रशिक्षण करता हूं। दो पूर्ण चंद्र अपनी कोमल रोशनी से अंधेरे आकाश को नहलाते हुए दिखाई देते हैं। यह अभ्यास के लिए सबसे अच्छा समय है। मैंने अपनी अभ्यास तलवार शेड से बाहर निकाली और अभ्यास की प्रगति रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा चालू कर दिया। मैंने अपनी तलवार को उस तकनीक से घुमाना शुरू किया जो मैंने स्कूल में सीखी थी और पहली चाल के अनुसार मन को प्रसारित करना शुरू कर दिया। पहले तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि मैंने पहली चाल की दिशा में मन को प्रसारित किया, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पूरे शरीर में चुभन जैसा दर्द महसूस होने लगा। पहले तो ये धीमी गति से होता है, लेकिन फिर यह पूरी ताकत के साथ आता है और ऐसा महसूस होता है जैसे सैकड़ों सुइयां मुझे चुभ रही हैं। यह इतना दर्दनाक था कि मैं बस मन परिसंचरण को रोकना चाहता था और तलवार को गिरा देना चाहता था। दर्द को सहन करते हुए मैं डटा रहा, लेकिन जल्द ही 100 सुइयों का दर्द 1000 सुइयों के दर्द में बदल गया। मैं रुक जाता अगर मैं पहला कदम पूरा करने के करीब नहीं होता। अपने दांतों को नमस्कार करते हुए मैंने अपनी तलवार का अभ्यास जारी रखा और मन को प्रसारित किया जैसा कि पहले कदम के निर्देश थे। हर पल जीवन का घंटा लग रहा था क्योंकि मैं इस दर्द को सहन कर रहा था। हाँ, पहली चाल पूरी करते ही मेरे मुंह से आवाज निकली। मैंने तलवार जमीन पर फेंक दी और गहरी सांस लेते हुए घास पर बैठ गया। मेरे कपड़े पसीने से भीग गए। मुझे खुद को नियंत्रित करने में 10 मिनट लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग इसके अनेक लाभों के बावजूद इस व्यायाम को नहीं करते। मैंने अभ्यास की रिकॉर्डिंग देखी। ये केवल 3 मिनट और 27 सेकंड की थी, लेकिन ऐसा लगा कि यह घंटों की रिकॉर्डिंग है। मैंने प्ले बटन पर टैप किया। इसे पूरा चलाने के बाद मैंने कुछ और बटन टैप किए। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता, मैंने अपने आप से कहा। मैंने अपने अभ्यास के दृश्यों को चलाया। मैं काफी चौंक गया था, इसलिए मैंने अपनी पिछली प्रैक्टिस से तुलना की। मेरी तलवार की गति पहले से 1.1 गुना तेज है। हालांकि तलवार हिल रही थी, लेकिन फिर भी 1.1 गुना तेज है। आमतौर पर बॉन्डिंग समारोह के बाद मेरी गति 0.5 से 1.0 के बीच बढ़ जाती है। भले ही मैं मान लूं कि समारोह के बाद मेरी गति 0.8 हो गई है, लेकिन अभी भी 0.3 बचा है। ये 0.3 निश्चित रूप से बढ़ जाता है जब मैं सुप्रीम कॉम्बैट अभ्यास का अभ्यास कर रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले पढ़ा है, हर चाल मेरी गति को 0.3 तक बढ़ा देगी और यदि मैं एक सेट पूरा करने में सक्षम हूं तो मेरी गति 7 गुना से अधिक बढ़ जाएगी। मैं ये सोचकर खुद पर हंसता हूं कि वयस्क भी 3 चालें पूरी कर सकते हैं और मैं एक सेट पूरा करने के बारे में सोच रहा हूं। उस अभ्यास के एक चक्र को पूरा करने के लिए मुझे अपने दांतों को नमस्कार करना पड़ा और अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, यहां तक कि मेरी तलवार भी हिल रही थी। मैंने कुछ देर आराम किया और एक तलवार उठाकर अभ्यास की पहली चाल के अनुसार मन का संचार करना शुरू कर दिया। इस बार भी मैंने दांत पीस लिए और आंखें बंद कर ली क्योंकि मुझे ऊंचाई पर दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी मैं सहन करता रहा और मेरी तलवार पहले की तुलना में थोड़ी कम हिल रही थी। पिछली बार की तरह मैंने अपनी तलवार फेंक दी और जमीन पर टिका दी। यह अभ्यास सचमुच बहुत दर्दनाक है। इस बार मैं दर्द के कारण बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था और मेरी तलवार भी थोड़ी कम हिल रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपना पहला कदम पूरा कर लिया।
मैंने देर रात तक अभ्यास किया। मेरे माता पिता ने ये देखकर मुझे परेशान नहीं किया कि मैं कितनी लगन से प्रशिक्षण ले रहा हूँ। जब तक मैं समाप्त करता हूँ, मैं बिना अपनी कलाई बंद किए अभ्यास का पहला कदम पूरी तरह से पूरा कर सकता हूँ और मेरे हाथ में तलवार हिल रही होती है। हालांकि दर्द को सहन करने के लिए मैं अभी भी अपने दांत पीस रहा हूँ। मैं इस भयानक अभ्यास का अभ्यास इसलिए कर रहा हूँ ताकि मन अवशोषण में अपनी प्रतिभा को बेहतर बना सकूं। मन अवशोषण में एश्लिन प्रतिभा की दर सभी राक्षसों में सबसे खराब है। यहाँ तक कि उसकी प्रजाति के उत्परिवर्तित होने के बावजूद उसकी मन अवशोषण प्रतिभा में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अभी भी वह ग्रेस्पार्क स्पैरो है। उसकी प्रतिभा इतनी खराब है कि मैंने मैना क्लाउड से जो मैना चूसा है वह रिफाइनमेंट इंजन में अवशोषित हो गया है, जो इसके केंद्रीय भंडारण का केवल 40% ही भर सकता है। इसे पूरी तरह से भरने में लगभग 2 दिन लगेंगे। व्यायाम करते समय मुझे जो मीठा मिलता था उससे मेरे पूरे शरीर में खुजली होने लगी थी, जो अब सूख चुकी थी। मैं सीधे नहाने चला गया। सूखा पसीना धोने के बाद मुझे ताजगी महसूस हुई। मैं अपनी होलो घड़ी पर कुछ बटन क्लिक करता हूं। मैं अपनी टिकट की पुष्टि की जांच कर रहा हूं क्योंकि मैं कैरोल शहर से दूसरे शहर के लिए ट्रेन पकड़ूंगा। मुझे अपनी लगभग सारी बचत इस यात्रा पर खर्च करनी है और मेरे पास इतना पैसा है कि 1 सप्ताह तक चल सके। अपनी टिकट कंफर्म होने की जांच करने के बाद मैं खिड़की बंद कर देता हूं। मैं ध्यान की मुद्रा में बैठता हूं और मन को परिष्कृत करने की तैयारी करता हूं। पहले की तरह मैना को चूसने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि शरीर द्वारा अवशोषित किया गया सारा मैना सीधे इंजन में प्रवेश करेगा। अब मुझे बस इसे परिष्कृत और संपीड़ित करना है। मैं शोधन इंजन को संचालित करना शुरू करता हूं। जो पहले इंजन द्वारा अवशोषित किया गया था उसे शुद्ध और संपीड़ित करता हूं। 1 घंटे में मैंने अपने द्वारा अवशोषित किए गए सभी मन को परिष्कृत कर लिया है। केंद्रीय भंडारण अब 70% भर गया है। अब मुख्य कार्य केंद्रीय भंडारण में संग्रहित मन को फिर से परिष्कृत करना है ताकि इसे और अधिक शुद्ध किया जा सके। वर्तमान में मेरे मन की शुद्धता 34% है, जो कि निम्नतम श्रेणी मध्यम प्रतिभा के बराबर है। यदि मुझे निजी स्तर के दूसरे स्तर तक का स्तर चाहिए तो मुझे 40% मन शुद्धता प्राप्त करनी होगी। मैंने केंद्रीय भंडारण से मन को पुनः परिष्कृत करना शुरू किया। ये कच्चे मन को शुद्ध करने की तुलना में बहुत कठिन था। शोधन के एक दौर में मैं इतना थक गया कि मुश्किल से शोधन का पहला दौर पूरा कर पाया। एश्लिन मेरे बाहर आती है और मेरी छाती पर मिनटों के भीतर सो जाती है। मैंने नींद में गिरने की कोशिश की लेकिन यह मुझे नहीं ले जाएगा। मैंने थोड़ी देर के लिए नया पढ़ने का फैसला किया। मेरी पसंदीदा आइडल एलिजाबेथ कोलिंस के बारे में खबर है। वह 15 साल पहले लीग ऑफ हीरोज की विजेता थी। उन्होंने अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को कुचलते हुए लीग में व्यापक जीत हासिल की थी। इसके तुरंत बाद ही उन्होंने गणतंत्र छोड़ दिया और जब 4 साल पहले वह वापस लौटी तो पूरा गणतंत्र उनकी प्रगति से स्तब्ध रह गया। वह इवॉल्वर बन गई थी जो 12वीं फील्ड मार्शल स्टेज को पार करके एकदम नई सीमा में विकसित हुई थी। वह अपने मॉन्स्टर आइवरी ईगल के साथ सामने की पूरी राजधानी में विलीन पूर्ण एकीकरण हो गई थी। यह उसका एक्शन फिगर है जो मेरे कमरे में था, जिसके ऊपर एश्लिन बैठना पसंद करती थी। वेब से हटाए जाने से पहले मैंने वह वीडियो सैकड़ों बार देखा था। उसकी पीठ पर आबनूस रंग के पंख उगाए थे, उसके नाखून तीखे हो गए थे और उसके सिर पर आबनूस रंग के पंखों का मुकुट दिखाई दे रहा था। वह उस रूप में सचमुच शक्तिशाली लग रही थी। वह किसी काम से बार बार रिपब्लिक आती रहीं। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का आयोजन किया और उन्होंने राजधानी में एक व्याख्यान भी दिया, जिसमें शीर्ष संगठन और सरकार के सबसे प्रतिभाशाली युवा सदस्यों को सुनने का मौका मिला। मुझे उन लोगों से बहुत ईर्ष्या हो रही है क्योंकि उन्हें उसकी खूबसूरत आवाज को देखने और सुनने का मौका मिला। उनकी टिप्पणियों से उपस्थित लोगों ने कहा कि उसका व्याख्यान कितना अद्भुत था, उन्होंने इससे कितना कुछ सीखा। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब मुझे शहर छोड़ना था। पिछले कुछ दिनों से मैं केवल खाता पीता और अभ्यास करता रहा। मैंने अपने घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाला। ये देखकर मेरे माता पिता भी मेरे पागलपन भरे प्रशिक्षण के बारे में थोड़ा चिंतित हो गए। मैंने काफी प्रगति की, लेकिन यह उतनी तेजी से नहीं थी जितनी मैंने उम्मीद की थी। मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के केवल 2 मूव ही बिना हिले डुले और अपनी आंखें बंद किए आसानी से कर पाया। काफी मजेदार बात यह है कि मैं केवल 2 राउंड मन शोधन कर पाया, लेकिन परिणाम उतना अच्छा नहीं था। मैं केवल कुछ अंकों से अपने मन की शुद्धता बढ़ाने में सक्षम था। अब मेरे मन की शुद्धता 34.8 है। तुमने सब कुछ पैक कर लिया है? मेरी माँ ने पूछा। हाँ, मैंने कहा। हाँ माँ, मैंने सब कुछ पैक कर लिया है। मैंने अपनी माँ से कहा जब वह मेरे कपड़ों को लेकर परेशान हो रही थी।
मेरे पिता लिविंग रूम में आए और मुझे एक हथेली के आकार का डिब्बा दिया। यह क्या है? मैंने पूछा। तुमने इसे खोला है? उन्होंने जवाब दिया। उत्सुकतावश मैंने डिब्बा खोला। हॉन्फ। बॉक्स के अंदर की चीज देखकर मेरी सांस रुक गई। ये ग्रेड एक जादुई कलाकृति है। ये थोड़ा क्षतिग्रस्त लग रहा था लेकिन प्रयोग करने योग्य लग रहा था। मैंने मूठ उठाए और उसमें अपना मन डाला। मूठ से एक घुमावदार ब्लेड फैलने लगा। जल्द ही वह 70 सेमी कटाना में बदल गया। उन्होंने कहा, मुझे ये तलवार हमारे पुराने शहर में राक्षस गिरोह के चले जाने के बाद मिली थी। इस तलवार का मालिक या तो मर चुका होगा या राक्षस ने खा लिया होगा। ये क्षति है लेकिन यह अभी भी ग्रेड एक मैजिक आर्टिफैक्ट है जिसका उपयोग कॉर्पोरल स्तर के पावरहाउस द्वारा किया जाता है। थोड़ा क्षतिग्रस्त होने के बावजूद यह अभी भी विशेषज्ञ स्तर के पावरहाउस के लिए बहुत उपयोगी है। सामान्य ग्रेड एक कलाकृति की लागत लगभग 50,000 यूनियन क्रेडिट है और क्षतिग्रस्त कलाकृति आसानी से 30,000 में बिक जाएगी, जो मेरे परिवार की वार्षिक आय भी है। बी। मैंने अपनी घड़ी से सुना। जब मैंने पढ़ा तो यह एक अधिसूचना थी। पिताजी मत करो, आपको इसकी अधिक आवश्यकता है और एक बच्चा भी है। मैंने कहा, मेरे पिता, मैंने अपने खाते में 10,000 क्रेडिट स्थानांतरित कर दिए थे। इसे रख लो, ये तुम्हारे लिए हमारी बचत थी, हमने इसमें से कुछ खर्च भी किया है। मेरी माँ ने माफी मांगते हुए कहा। मैंने अपना बैग लॉक करने से पहले दोबारा चेक किया। सब तैयार है, मैंने अपना बैग पहनने के लिए कहा। चू चू, एशलिन ने पुकारा जब उसके माता पिता उसे सहला रहे थे। वह किसी तरह उनके बंधन से छूटकर मेरे कंधे पर उड़ गई। बी। चलो चलें, गाड़ी इंतजार कर रही है। मेरे पिता के होलो वॉच पर अधिसूचना बजने पर मेरे पिता ने कहा। मेरे पिता ने ट्रेन स्टेशन के लिए गाड़ी का आदेश दिया। होवर कार पहले से ही सड़क के किनारे खड़ी थी। हम सब उसमें सवार हो गए। ये ट्रेन स्टेशन की ओर तेजी से बढ़ने लगी। यह आई है, इससे ड्राइवर की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी मंजिल के बारे में आवाज से आदेश देना है। रेलवे स्टेशन पहुंचने के कुछ समय बाद ही स्टेशन छोटा हो गया था और वहां केवल 50-50 लोग ही दिखाई दे रहे थे। मेरे ज्यादातर सहपाठी जा चुके थे और बहुत कम लोग शहर में रह गए थे। प्रतिदिन केवल 2 रेलगाड़ियां हैं। अकेले यात्रा करना मृत्यु के समान है क्योंकि बाहर का सारा क्षेत्र खतरे से भरा है। केवल कॉर्पोरल अवस्था वाले ही अपने राक्षस के साथ यात्रा कर सकते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अकेले यात्रा करते हुए मरने का भी जोखिम उठाना पड़ता है। ये दुनिया कितनी खतरनाक है। जल्द ही ट्रेन आ गई। ट्रेन शहर में केवल 10 मिनट के लिए रुकती है। सिसकते हुए, मुझे तुम्हारी याद आएगी, मेरी माँ ने कहा। हर हफ्ते फोन करना याद रखना। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। हाँ माँ, मैंने कहा और अपने माता पिता को गले लगा लिया। मेरे अलावा एशलिन भी अपने माता पिता द्वारा लाड़ प्यार किया जाता है। एशलिन को जाने दो, मैंने कहा। मेरी आवाज ने उसे उसके माता पिता से बचाया क्योंकि वह मेरे कंधे पर आ गिरी थी। मैं खिड़की के पास अपनी सीट पर बैठ गया और अपने माता पिता को अलविदा कहा। जैसे जैसे रेलगाड़ी की गति बढ़ती गई, मेरे माता पिता का आकार छोटा होता गया और मैं उन्हें देख नहीं सका। जैसे ही ट्रेन शहर से गुजरी, वह भूमिगत हो गई। सभी ट्रेनें भूमिगत चलती हैं क्योंकि उन्हें सतह पर राक्षसों के हमले का डर रहता है। भूमिगत सुरंगों की दीवारें सुपर मिश्र धातु से मजबूत की गई हैं, इसलिए राक्षसों के ट्रेन को पार करके हमला करने का जोखिम बहुत कम है। मुझे कैरोल शहर पहुंचने में 9 घंटे लगेंगे। इस बीच ट्रेन 4 अन्य स्टॉप पर रुकेगी। ये देखकर कि अंधेरी सुरंग में कुछ भी नहीं है, मैंने एशलिन को वापस बुलाया। मेरे अंदर मेरे मन को शुद्ध करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के अवशोषण में मैंने रिफाइनमेंट इंजन के केंद्रीय भंडारण को पूरी तरह से भर दिया। अब मुझे केवल उस मैना को फिर से परिष्कृत करना है। रिफाइनिंग इंजन को संचालित करने के लिए एक विशेष स्थिति निर्धारित करने की आवश्यकता है। मैंने रिफाइनिंग प्रक्रियाओं और संपीड़न प्रक्रिया द्वारा मन को शुद्ध करना शुरू किया। मुझे अपने मन को पुनः परिष्कृत करने के 2 दौर पूरे करने में 1 घंटे से थोड़ा अधिक समय लगा। 2 दौर के बाद मैं थक गया। रोशनी कम थी। आधे यात्री या तो सो रहे थे या अपनी होलोवॉच पर कुछ कर रहे थे। कुछ देर बाद एशलिन भी मेरे पास से बाहर आए और यात्रियों की ओर उत्सुकता से देखने लगी। केवल कुछ लोगों ने ही अपने राक्षस को बाहर निकाला था क्योंकि नियम के अनुसार हाथ से बड़ा कोई भी राक्षस ट्रेन पर नहीं रह सकता, इसलिए ज्यादातर युवा राक्षस ही इस मानदंड पर खरे उतरते हैं। ट्रेन से एक घोषणा हुई कि ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकेगी। जल्द ही ट्रेन रुक गई। यात्री अंदर और बाहर आ गए और मेरे सामने वाली सीट पर एक सुंदर युवा लड़की बैठी थी जो मेरी ही उम्र की थी और जो आग में जलते भेड़िए के बच्चे को पकड़े हुए थी, तथा एक गंभीर दिखने वाला आदमी जो काला सूट पहने हुए था एक युवा लड़की के साथ लग रहा था।
यह अग्नि भेड़िया सामान्य अग्नि भेड़िए से अलग दिखता था। इसके सिर पर एक अलग तरह का ज्वाला का निशान था जो असली आग जैसा दिखता था। इस भेड़िए को उत्परिवर्तित किया जाना चाहिए या कुछ उच्च स्तरीय तनाव को सक्रिय किया जाना चाहिए और यह एशलिन की तुलना में अधिक मजबूत ऊर्जा दे रहा है। ये निजी चरण के लव.2 पर होना चाहिए। हम करेंगे। उस भेड़िए ने एशलिन पर चंचलतापूर्वक भौंकना शुरू कर दिया और उस लड़की की पकड़ से छूटने की पूरी कोशिश की। आग, अगर तुमने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो मैं बाद में तुम्हें दावत दूंगा, उसने कहा और मेरी ओर क्षमा प्रार्थी भाव से मुस्कुराए। मैंने भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया। समय बीतता गया और मैंने एक बार फिर अपने मन को शुद्ध किया। मैं कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि लीग ऑफ हीरोज तक केवल 5 साल बाकी हैं और मैं इसमें भाग लेना चाहता हूं। 9 घंटे की रेल यात्रा समाप्त हो गई क्योंकि हम कैरोल शहर में पहुंच गए। ये बड़ा वर्ग 6 शहर है जो मध्यम स्तर के साहसिक कार्यों के बीच प्रसिद्ध है। मैंने अपने सभी दोस्तों और परिवार को बताया कि मैं कैरोल शहर जा रहा हूं, लेकिन मेरा असली गंतव्य वेस्टब्लड शहर है। वेस्टब्लड शहर राजधानी के समान श्रेणी 9 का शहर है और गणराज्य का सबसे खतरनाक शहर भी है। इसे साहसी लोगों का स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि यह गणराज्य के सबसे उपजाऊ भाग में स्थित है। इसके चारों ओर का जंगल राक्षसों और जादुई पौधों से भरा हुआ है। 1/3 नए साहसी हमेशा राक्षसों और मनुष्य के हाथों अपने पहले वर्ष में ही मर जाते हैं। यह एक ऐसा शहर भी है जिस पर हर साल राक्षसों के झुंड द्वारा सबसे अधिक हमला किया जाता है, लेकिन यह एक ऐसा शहर भी है जो सबसे अधिक धनी है क्योंकि यह खतरनाक लेकिन उपजाऊ से घिरा हुआ है। कई साहसी राक्षस का शिकार करने और हर साल अमीर होने के लिए वेस्टब्लड शहर जाते हैं। मैंने स्टेशन पर 3 घंटे इंतजार करने का निर्णय लिया। समय बिताने के लिए मैं अपने और एशलिन दोनों के लिए नाश्ता लेकर आया। ट्रेन आधे घंटे पहले आ गई और आधे घंटे तक यहीं रहेगी। मैं बाकी लोगों की तरह उड़ती हुई ट्रेन की तरफ चल पड़ा। मेरी टिकट के अनुसार मेरी सीट ट्रेन के पिछले हिस्से में है। जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ा तो पाया कि डिब्बे में बहुत भीड़ थी। मैंने सबसे सस्ता टिकट खरीदा जो मुझे मिल सका। मैं अपनी सीट पाने के लिए कभी कभी भीड़ में घुस जाता हूं और कभी कभी किसी के पैर पर पैर भी रख देता हूं। बॉक्स में सीटें इतनी छोटी थीं कि वह 5 साल के बच्चे की सीट से भी बड़ी नहीं लग रही थी। मैं किसी तरह 2 भारी भरकम अधेड़ उम्र के पुरुषों के बीच फंसकर सीट पर बैठ गया। मैं उनके बीच में बैठी हुई मुश्किल से 1 इंच भी हिल पा रही थी। भगवान का शुक्र है कि मैंने एशलिन को अपने अंदर ले लिया। उसके स्वभाव को देखते हुए वह गुस्से में यहाँ कुछ पुरुषों पर हमला कर सकती थी। ऊर्जा से मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ के अधिकांश लोग एक निजी अवस्था में हैं। ये गरीब लोगों का बक्सा है, मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ सभी लोग क्रूर श्रमिक दिखते हैं। ट्रेन ने गति पकड़नी शुरू कर दी और जल्द ही यह भूमिगत हो गई। वेस्टब्लड शहर तक पहुँचने में इसे 2 दिन लगेंगे। बॉक्स कार में बहुत शोर हो रहा है, लोग गोली चला रहे हैं और ले जा रहे हैं। मैं भी इसमें थोड़ा परेशान हो गया। मैं रिफाइनमेंट इंजन को चलाना चाहता था, लेकिन यह सही समय नहीं है। समय बीतता जा रहा है, उस दिन से ज्यादा हो गया है। मैं वेस्टब्लड के लिए ट्रेन में हूं। मैं फिर कभी सस्ते टिकट नहीं खरीदूंगा। यह इतना थका देने वाला था कि मैं अपने पैरों को ठीक से हिला नहीं सकता था। धप धप, मुझे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी जैसे ट्रेन से कुछ टकराया हो। जल्द ही यह आवाज बढ़ गई। लोग चारों ओर देखने लगे क्योंकि यह आवाज ट्रेन के चारों ओर से आ रही थी। ठडम ठडम, क्रैश। ट्रेन अचानक पलट गई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मैंने अंतिम गति के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया, इससे पहले कि मैं सदमे के कारण बेहोश हो जाता। जब मैं अपनी बेहोशी से जागा तो मैं ट्रेन के फर्श पर अभी भी शवों के बीच फंसा हुआ था। बाहर से लड़ाई की हल्की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मैंने अपने ऊपर के शरीर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह मुश्किल से हिला। मैंने सीमित स्थान में अपनी गर्दन को आगे बढ़ाया और देखने के लिए अपनी घड़ी से टॉर्च चालू किया। मैं ये देखकर काफी चौंक गया कि ऊपर कई शरीर थे। मेरी शर्ट गीली लग रही थी। जब मैंने उसे अपनी उंगली से छुआ तो वह चिपचिपी लग रही थी। जब मैंने अपनी उंगली को देखा तो उस पर लाल पदार्थ चिपका हुआ था। कुछ मेरे ऊपर गिरा और मैं डर गया। ये खून था। जल्दी में मैंने अपने ऊपर वाले आदमी की सांसों की जांच की तो पाया कि कोई सांस नहीं चल रही थी। वह मर चुका था और उसके बगल में शव था। मैंने लाशों के बीच से निकलने की कोशिश की। लाशों के बीच फंसने से दम घुट रहा था। आधे घंटे के प्रयास के बाद किसी तरह शवों के ढेर को बाहर निकाला गया। बाहर निकलने के बाद मैंने अपनी ट्रेन की बोगी पर ध्यान से देखा। वहां मानव शवों का एक बड़ा ढेर था और मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं और मैंने शायद उनके अंदर खुद को फेंक दिया। मैं भयभीत हो गया। कुछ शवों के चेहरे पर शांति थी जबकि अन्य अत्यधिक पीड़ा में दिख रहे थे। उस ढेर पर 50-60 शव होंगे।
मैंने शवों से अपनी नज़र हटा ली ताकि बाहर से लड़ाई की आवाज़ें सुन सकूं। जो आवाज़ें मैं सुन रहा था उससे लग रहा था कि जरूर कोई बड़ी लड़ाई चल रही है। ची ची, मैंने एक आवाज़ सुनी। 3 चूहे जैसे राक्षस शवों को खा रहे हैं। वे लाल नाखून वाले चूहे हैं। एक चूहे जैसे राक्षस जो अपने तीखे दांतों और लाल नाखूनों के लिए प्रसिद्ध है और उनमें वर्ग 7 का तनाव है। वे आमतौर पर बड़े समूहों में पाए जाते थे। वे एलवी एक निजी चरण के थे, एशलिन के समान। एशलिन अचानक मेरे अंदर से बाहर आ गई। हलचल महसूस करते हुए तीनों चूहों ने मेरी तरफ देखा और सीधे हमला कर दिया। एशलिन चू, उसने एक लंबी चीख लगाए और अपनी चांदी की आग का गोला एकरी रेट्स पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे मुझे अपना ग्रेड 1 जादुई आर्टिफैक्ट निकालने और इसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। मैं अपनी तलवार से हमला करता हूँ। एक चूहे को अपनी तलवार से सीधे 2 टुकड़ों में काट देता हूँ, यहाँ तक कि मैं भी इससे चौंक जाता हूँ। मैंने पहले कभी किसी असली राक्षस से लड़ाई नहीं की। मुझे केवल उन राक्षसों से लड़ने का अनुभव है जो उत्तेजना से उत्पन्न होते हैं। फिर भी एक बचा हुआ है। एशलिन ने पहले ही अपनी आग से एक और चूहे को मार डाला है। यह आखिरी चूहा उन्माद में लग रहा है, मुश्किल से उसकी आग से बच रहा है। मैं पीछे से आता हूं और चुपके से उस पर हमला करता हूं क्योंकि वह एशलिन के हमले से मुश्किल से बच पाया था और उसे बचने का समय नहीं मिला। काटें। ये भी 2 भागों में कट गया। चलो चलें, एशलिन। मैंने कहा कि एकरी चूहों के राक्षस में गंध की तीव्र भावना थी और वे पागल हो जाते थे, अपने रिश्तेदारों को सूंघते थे और उन्माद में हमला करते थे। गाड़ी उल्टी पड़ी है। मुझे दरवाजे तक पहुंचने के लिए लाशों पर चलना पड़ा और जब मैं ट्रेन से बाहर निकला तो मुझे तेज गंध का एहसास हुआ। मैंने जो दृश्य देखा उससे मैं अचंभित रह गया। लगभग 600 पुरुष और उनके राक्षस हजारों चूहों से लड़ रहे थे। पुरुष संगठित तरीके से लड़ रहे थे। फ्रीवेब नो एल सी सिग्मा एम। शक्तिशाली इवॉल्वर ने युद्ध पर नियंत्रण कर लिया होगा। उन पुरुषों को नियंत्रित करना आसान नहीं है जिनसे आप पहले कभी नहीं मिले हैं। युद्ध की रणनीति भी सरल है। शक्तिशाली आगे लड़ रहे हैं और कमजोर पीछे हैं। करीब 50-60 लोग लड़ाई में वापस जाने से पहले आराम कर रहे थे और राक्षस का मांस खा रहे थे। इंसानों और चूहों दोनों की कई लाशें थीं। मैं लड़ाई में घसीटे जाने के डर से ट्रेन में वापस जाने ही वाला था कि मैंने सुना, शूट। बच्चे, तुम वहां बेवकूफों की तरह क्यों खड़े हो? आओ और लड़ो। एक डरावना सा दिखने वाला आदमी चिल्लाया जो राक्षसों से दाएं बाएं लड़ रहा था। मैंने अपने दांत पीसते हुए कहा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो वह आदमी मुझे कायरता के कारण मार डालेगा। इस प्रकार के जीवन और मृत्यु के युद्ध में किसी भी प्रकार की कायरता बर्दाश्त नहीं की जाती। मैंने कई समाचार पढ़े हैं कि लोग युद्ध से भागने के कारण मारे गए। रेल सुरंग बड़ी है और उसमें 5 सुपर चुंबकीय पटरियां हैं, इसलिए वहां लड़ने के लिए काफी जगह है। मैं और एशलिन भी शामिल हो गए और लड़ने लगे। क्या तुम अब तक ट्रेन में छिपे हुए हो? उस लड़के ने पूछा जो मेरे बगल में राक्षसों से लड़ रहा था और मेरी ही उम्र का लग रहा था। नहीं, जब मैं उठा तो मैं लाशों के ढेर में था और जब बाहर निकला तो पाया कि आप सभी यहाँ लड़ रहे हैं। मैंने कहा। उसने सिर हिलाया जैसे कि वह समझ गया हो। मेरे बगल में बैठा लड़का भी मेरे जैसा ही है और उसके हाथ में ग्रेड 1 का हथियार है। उसने सफेद रंग की वर्दी पहनी हुई है जिसके सीने पर एक डिजाइन वाला अल्केमिकल फ्लास्क बना हुआ है। ये रोथस्चाइल्ड अल्केमिकल का प्रतीक है। ये संगठन खास तौर पर अपने अल्केमिकल पदों के लिए जाना जाता है। उसका राक्षस काफी अनोखा है। ये रात के समान काले हथेली के आकार का सांप है। जिसने भी उस सांप ने राक्षस पर हमला किया वह मर गया। सांप राक्षस की शक्ति जहर से संबंधित होनी चाहिए। लड़ाई काफी आरामदायक है। हमें केवल 0.1 निजी चरण राक्षस को मारना है जो हमारे पास आया था। मैंने एशलिन से अप्रत्याशित आपात स्थिति के मामले में अपने मन का संयम से उपयोग करने के लिए कहा। लड़ाई इतनी संगठित कैसे है? मैंने पूछा। मुझे संदेह है, लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता था। ये सब सर ब्लैक के प्रयासों के कारण था। जब राक्षस ने हमला किया तो उसने एक युद्ध दल का गठन किया और उसने उन सभी कायरों को मार डाला जिन्हें इस पर आपत्ति थी। उसने कांपते हुए कहा। उसके चेहरे पर डर साफ तौर पर लिखा हुआ था, चाहे वह मिस्टर ब्लैक कोई भी हो। मैं सामने से लड़ाई नहीं देख सकता, केवल छायाचित्र देख सकता हूं। राक्षस और मनुष्य लड़ रहे हैं। मिस्टर ब्लैक उनमें से एक होना चाहिए। यह अच्छा है। यह मुझे असली राक्षसों से लड़ने का अनुभव दे रहा है। एशलिन कभी कभी राक्षसों के दिलों को खा जाती है। वह आमतौर पर 0.1 राक्षस का मांस नहीं खाती थी, लेकिन दिल स्वादिष्ट है, मुझे लगता है। उसने पहले उसे आग पर पकाया और फिर खाया क्योंकि उसे कच्चा मांस खाना पसंद नहीं था।
मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का उपयोग करके लड़ना चाहता था, लेकिन ये राक्षस इतने कमजोर हैं कि उनके समान स्तर की एशलिन भी आधे मन से हमला कर रही है। असली लड़ाई सामने चल रही है, जहां शक्तिशाली राक्षस लड़ रहे हैं, लेकिन छोटे निजी स्तर के साधकों के लिए आगे जाना बहुत जोखिम भरा है। सुदृढ़ीकरण कब आ रहा है? मैंने जिम से पूछा। जैसा कि उसने मुझे पहले बताया था, वह एक बड़े संगठन से आया था और कई चीजों को जानता था। इसमें एक दिन से अधिक समय लगेगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने सोचा था कि इसमें 5 से 6 घंटे लगेंगे। वेस्ट ब्लड शहर पर राक्षस गिरोह हमला कर रहा है, इसलिए संभवतः कैपिटल से सुदृढ़ीकरण आया है, उसने कहा। सुदृढ़ीकरण के विचार से उसका चेहरा भी गंभीर हो गया। फिलहाल हम राक्षसों के साथ गतिरोध की स्थिति में लड़ रहे हैं। अगर कुछ अप्रत्याशित हुआ तो शायद हम सब मर जाएंगे। राक्षस के मामले में कोई निश्चित परिणाम नहीं है। यदि श्रीमान ब्लैक उस विशालकाय चूहे को मारने में सक्षम होते हैं तो ये सब 1 घंटे में समाप्त हो सकता है, लेकिन अगले चरण में ऐसा होना अत्यधिक असंभव है। उन्होंने कहा कि मिस्टर ब्लैक लेफ्टिनेंट ग्रेड के शक्तिशाली व्यक्ति हैं, जो कैप्टन स्टेज एकरी रेड को रोके हुए हैं, इसलिए मॉन्स्टर की तुलना में मिस्टर ब्लैक के पराजित होने की संभावना अधिक है। 1 घंटा बीत गया जब हम बातें कर रहे थे और तलवार घुमाकर राक्षस को मार रहे थे। ये काफी आरामदायक लड़ाई थी, लेकिन अचानक दिल दहला देने वाली चीख ने स्थिति बदल दी। आह आह! एक जोरदार चीख सुनाई दी। हमने देखा कि युद्ध के मैदान के केंद्र के पास एक बड़ा छेद खुल गया था और राक्षस उस छेद से बाहर निकलने लगे। बदकिस्मत आदमी को राक्षसों ने जिंदा खा लिया। आह! युद्ध क्षेत्र के एक अलग हिस्से से एक और चीख गूंजी। जमीन पर छेद खुलने लगे और मॉन्स्टर्स का उसमें से निकलना शुरू हो गया। जल्द ही हमारे पास एक नया छेद खुल गया और मॉन्स्टर्स का उसमें से निकलना शुरू हो गया। भाड़ में जाओ! मैंने गाली दी क्योंकि स्तर 3 के निजी राक्षस हम पर हमला करने आए थे। क्लैन! मेरी तलवार मुश्किल से उस राक्षस को घायल कर पाए, इसके बजाय मैं उसके पैर पर लगे तीखे नाखून से घायल हो गया। एशलिन की आग भी कुछ नहीं कर पा रही थी और मेरे अंदर घबराहट बढ़ रही थी क्योंकि मैं मुश्किल से राक्षस के हमलों से बच पा रहा था। मैं अपनी तलवार में अधिक मान डालता हूं और यह चांदी की आग से ढक जाती है। आग को बुलाने से जादुई कलाकृति को संचालित करने की तुलना में अधिक मान की खपत होती है, लेकिन यह अधिक घातक भी है। क्लैंग क्लैंग! मैंने हमला किया, लेकिन मैंने उसके पंजों से जवाब दिया। एशलिन ने भी पीछे से एक छोटा सा आग का गोला फेंककर हमला किया, लेकिन ये राक्षस को मुश्किल से प्रभावित कर पाया। जैसे ही मैं हमला कर रहा था और चकमा दे रहा था, मेरी नज़र जिम पर पड़ी। उसकी हालत भी मुझसे बेहतर नहीं थी। वह राक्षस को घायल करने के लिए भी संघर्ष कर रहा था। यहाँ तक कि उसका छोटा सा सांप, जो पहले 1 राक्षस को काटते ही मार देता था, लेकिन अब उसका जहर भी काम नहीं करता। फिर भी जिम की हालत मुझसे बेहतर लग रही थी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! मेरी तलवार और राक्षस के पंजे एक दूसरे का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी घबराया हुआ हूं क्योंकि राक्षसों द्वारा नए छेद खोले जा रहे हैं। बकवास! मैंने कहा, क्योंकि 1.3 राक्षस लड़ाई में शामिल हो गया था, जिसने हम पर 2 गुना दबाव डाल दिया था। भगवान का शुक्र है कि एशलिन एक पक्षी है। अगर वह जमीन राक्षस होती तो वह निश्चित रूप से घायल हो जाती। एशलिन, उसके ज्यादा करीब मत आओ, बस ऊपर से उनका ध्यान भटकाओ। मैंने कहा। वह राक्षस के काफी करीब पहुंच गई और लाल नाखून वाले चूहे राक्षस ने उस पर अपने नाखून मारने की कोशिश की। हम ध्यान भटकाने और हमला करने की रणनीति के साथ लड़ रहे हैं और यह मुश्किल से काम कर रहा है क्योंकि मुझे अधिक से अधिक चोटें लग रही हैं। हालांकि वे घातक नहीं हैं, फिर भी अगर चोटें बढ़ जाती हैं तो ये जीवन के लिए खतरा हो सकता है। गुरगुर! धप! मेरे सामने एक महिला की गर्दन राक्षस के नाखून से कट गई। वह अपने ही खून में घुटकर मर गई। ये दृश्य बहुत दुखद था, लेकिन ये सब मेरे चारों ओर हो रहा था। लोग मेरे सामने मर रहे थे और राक्षस उनका मांस खा रहे थे। ये दृश्य बहुत भयावह था। ओह! जब मैंने गर्दन घुमाकर देखा कि क्या हो रहा है तो मेरे चारों ओर की रोशनी चमक उठी। मैंने देखा कि जिम की तलवार चमक रही है और तीसरे स्तर के चूहों के शरीर 2 टुकड़ों में कटे हुए हैं। क्या ये कौशल है? मैंने उनसे पूछा। वह एक बड़े संगठन से हैं, उन्हें कुछ कौशलों की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा उलझन में हूं। जहां तक मुझे पता है, कौशलों का उपयोग केवल कॉर्पोरल स्तर या उससे ऊपर के पावरहाउस द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा, नहीं, मैं अभी कौशल का उपयोग नहीं कर सकता। मैं अभी जो उपयोग कर रहा हूं वह आधा कौशल है। मैंने आधे कौशल के बारे में पढ़ा है, ऐसी तकनीकें जिनमें मूल कौशल की 10% - 20% शक्ति होती है जिस पर वे आधारित हैं। जिम को कौशल का प्रयोग करते देख मेरे मन में एक विचार कौंधा, अरे मैं कितना मूर्ख हूं।
मैंने मन ही मन खुद को कोसा और सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की पहली चाल को दोहराना शुरू कर दिया। जल्द ही दर्द शुरू हो गया, लेकिन ये सहनीय था। मेरे हमले थोड़े तेज हो गए, लेकिन फिर भी मैं 2 राक्षसों को दूर नहीं रख सका। मन बनाकर मैंने दूसरा कदम उठाया और दर्द और बढ़ गया, लेकिन दर्द के साथ मेरी हमले की गति भी बढ़ गई। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, मैंने अपने हमलों से जवाब देना शुरू कर दिया, जिससे राक्षसों को मुझ पर और अधिक हमला करने से रोका जा सके और उन्हें दूर रखा जा सके। एशलिन और मैं लड़ाई के दौरान समन्वय करते हैं, वह उन्हें विचलित करती है और मैं हमला करता हूँ। ये निर्दोष समन्वय था जो केवल हमारे साझा बंधन से ही संभव था। मैंने अपनी आंख के कोने में देखा कि जिम ने एक अंगूठे के आकार की बोतल निकाली जिसमें लाल तरल था और उसे एक घूंट में पी गया। यह शायद मैना पोशन था जो उसने पी लिया। वे कीमिया के उत्पाद हैं और काफी महंगे हैं। FEWebnovel.com। राक्षस के 4 शरीर उसके सामने देखे जा सकते थे क्योंकि उसने 2 बार अपने आधे कौशल का उपयोग किया था। मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार आधे कौशल का सबसे बड़ा दोष उनका मन खपत है, क्योंकि वे बहुत अधिक मन बर्बाद करते हैं। केवल 2 बार इसका उपयोग करने से जिम लगभग थक गया है क्योंकि उसे मैना पोशन पीना पड़ा था, लेकिन मेरे पास अभी भी 60% मैना आरक्षित है। जब मैं अपने सामने मौजूद राक्षसों के बारे में सोचता हूं तो ये कहीं नहीं जा रहा है। जल्दी या बाद में मैं थक जाऊंगा और ये राक्षस मुझे दूसरे ही पल खत्म कर देंगे। दांत पीसते हुए मैंने अपने मन को व्यायाम के तीसरे चरण की दिशा में घुमाया। दर्द हुआ, मैं दर्द से अपनी आंखें बंद करने ही वाला था, लेकिन मैंने किसी तरह खुद को रोका और अपनी हिलती हुई तलवार को नियंत्रित किया। यदि मैं घर में होती तो इस दर्द को सहन नहीं कर पाती, लेकिन यहाँ जीवन और मृत्यु के युद्धक्षेत्र में मुझे जीवित बाहर आने के लिए इस दर्द को सहना होगा। ऐसे कई काम हैं जो मुझे करने हैं और सबसे महत्वपूर्ण, मेरे अजन्मे छोटे भाई बहन। ये सब सोचते हुए मैंने दर्द सहन किया और व्यायाम के चौथे चरण को दोहराना शुरू किया और इसके साथ आने वाले नारकीय दर्द को सहन किया। काटे, हाँ, मैंने चिल्लाया जब मेरी तलवार राक्षस के फन पर लगी। इस प्रक्रिया में उसे हल्की चोट लगी। ये पहली बार है जब मैंने उसे घायल किया है। ये राक्षस मुझसे 2 स्तर ऊपर हैं और उनमें एशलिन की तुलना में अधिक तनाव है, जिससे वे मुझसे और एशलिन से अधिक शक्तिशाली हैं। ये काफी अच्छा था कि मैं इसे घायल करने में सक्षम हूँ। ये सोचते हुए कि चौथी चाल उन्हें बुरी तरह घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, उन्हें मारना तो दूर की बात है, मैंने उन्हें 5वीं और 6ठी चाल में घुमाया। लगातार अभ्यास किया। मैंने अपने दांतों को इतनी जोर से भींचा कि मेरे मसूड़ों में भी दर्द होने लगा। स्लिंक टाटा, मेरी तलवार ने राक्षस की पीठ को काट दिया, जिससे एक बड़ा घाव हो गया। दर्द महसूस करते हुए उसने मेरे खिलाफ अपने दांत दिखाई क्योंकि दोनों राक्षसों ने उन्माद में मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। लाओ इससे, मैंने भी चिल्लाया। वे अकेले नहीं हैं जो दर्द महसूस कर रहे हैं, मैं भी बहुत दर्द में हूं, लेकिन मैं इसे सहन कर रहा हूं। अगर मैंने इन राक्षसों को नहीं मारा तो वे मुझे मार देंगे और कुछ ही सेकंड में खा जाएंगे। मेरे एक और हमले ने उन्हें मारा। इससे पहले कि मैं उन्हें मार डालूं, बहुत समय नहीं लगेगा। जिम भी समय समय पर अपने आधे कौशल का उपयोग करके राक्षसों के खिलाफ संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है और मैना की पूर्ति के लिए मैना पोषण पीता है। किसी बड़े संगठन का समर्थक होना अच्छा ही होगा क्योंकि पद और कौशल आसानी से उपलब्ध होने से ईर्ष्या होती है, लेकिन फिर भी मैं दुनिया के सभी लाभों के लिए निर्णय नहीं बदलूंगा। जब मैंने एशलिन को देखा तो मुझे लगा कि यह सब इसके लायक है। हालांकि उसकी आग राक्षसों पर कोई काम नहीं आती है, फिर भी वह अपनी आग से राक्षसों को विचलित करने में मेरी मदद कर रही है। यदि उसकी प्रतिभा थोड़ी अधिक होती या उसकी मन शुद्धता 50% से अधिक होती तो वह आसानी से इन राक्षसों को नुकसान पहुंचा सकती थी। मन जितनी शुद्ध होती है उतनी ही विनाशकारी शक्ति बनती है। ये केरोसिन और पेट्रोल के बीच के अंतर की तरह है। ओह नहीं, मैंने सोचा जब मैंने 2 और 3 लाल कील चूहा राक्षसों को मेरी दिशा में आते देखा, और जल्द ही मेरा डर सच हो गया और वे मुझ पर हमला करने के लिए लड़ाई में शामिल हो गए। 4 राक्षस मेरे बगल में थे और उन्होंने मुझ पर सभी दिशाओं से हमला करना शुरू कर दिया। एशलिन ने चिंतित होकर मेरी ओर देखा और पूरी ताकत से राक्षस पर हमला करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ओह, मैंने चिल्लाया क्योंकि राक्षस का लाल नाखून मेरे पैर में गहराई तक धंस गया था। राक्षस लगातार घायल कर रहा था और एक राक्षस मेरी गर्दन पर निशाना लगाने के लिए बार बार कूद रहा था। मैं मुश्किल से उससे बच पा रहा था। यदि यह अगले 10 मिनट तक चलता रहा तो मैं निश्चित रूप से इन राक्षसों के खाने के मांस से पहले करूंगा। ये करो या मरो की स्थिति सोचते हुए मैंने अभ्यास के 7वें, 8वें और 9वें चालों को लगातार प्रसारित करना शुरू कर दिया।
मैं दर्द के कारण बेहोश होने से दूर हो गया और मेरे मसूड़ों से खून बहने लगा। आह! मैंने पूरे दिल से चिल्लाया और राक्षसों पर हमला कर दिया। 9वीं चाल में मेरी गति तेजी से बढ़ी और मैंने राक्षसों पर पागलपन से हमला करना शुरू कर दिया। टाटा टाटा नामक एक राक्षस मेरी गर्दन पर हमला करने के लिए कूदा, लेकिन मैंने हवा में ही उस पर हमला कर दिया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। उसका कुछ खून मेरे चेहरे पर भी गिरा। अपने परिजनों को मरा हुआ देखकर तीनों राक्षस मुझ पर पागलपन से हमला करने लगे। मैंने भी पागलपन से जवाब दिया और उनके एक अन्य परिजन को मार डाला, जिससे केवल 2 राक्षस ही बचे। उन दोनों में से एक पहले से ही बुरी तरह घायल था। मैंने उस राक्षस विशेष को निशाना बनाया। थोड़ी सी लड़ाई के बाद मैंने उसे मार डाला क्योंकि वह पहले से ही घायल था। अब केवल एक ही बचा था। अपने सभी भाई को मरा हुआ देखकर यह पूरी तरह से पागल हो गया और सीधे मेरे सिर की ओर कूद पड़ा और अपने नाखूनों से इसे छेदने की चाहत रखने लगा। आओ! मैंने चिल्लाया और अपनी तलवार से उस पर क्षैतिज रूप से हमला किया। जब मेरे हमले ने उसे सीधे सिर से पूंछ तक काट दिया, उसे बीच से 2 भागों में विभाजित कर दिया। अपने मानस परिसंचरण को सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 6ठी चाल पर वापस लाने ही वाला था, क्योंकि ये दर्द मुझे लगभग बेहोश कर रहा था। लेकिन मुझे ऐसा करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरे पास एक और छेद खुल गया और राक्षस बाहर निकलने लगे। भाड़ में जाओ! राक्षसों के एक समूह को हमारी दिशा में आते देख मैंने गाली दी। जल्द ही वह थूकता है और 5 स्तर 3 राक्षस मेरी ओर आते हैं। आह! मुझे बचाओ, मुझे बचाओ! मैंने सुना जब मैंने देखा कि एक आदमी को लाल नाखून वाले चूहे के राक्षस जिंदा खा रहे थे। स्लिंग स्लाइस! मैंने 4 को पीछे छोड़ते हुए एक और राक्षस को मारने के लिए काट दिया। ये नए राक्षस काफी चतुर हैं। वे समन्वय में हमला करते हैं, इससे उन्हें मारना वास्तव में कठिन हो जाता है। क्लैंग 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 स्लाइस! एक और राक्षस मेरे द्वारा बुरी तरह घायल हो गया। मैं केवल उसकी गर्दन का 1/3 हिस्सा ही काट पाया। उसकी गर्दन से खून का फव्वारा निकलता हुआ प्रतीत हो रहा था। वह जल्द ही मर जाएगा और मेरे लिए मारने के लिए 3 राक्षस छोड़ जाएगा। 2 राक्षसों को मारने के बाद मुझे थोड़ा आराम महसूस हुआ। इससे मुझे सांस लेने का मौका मिला। जीवन और मृत्यु के खिलाफ राक्षसों से लड़ते हुए मुझे अभ्यास के 9वें कदम के दर्द को सहन करने में मदद मिली। दर्द अभी भी बहुत है, लेकिन कम से कम मैं लड़ाई के बीच बेहोश हो जाने के डर से बाहर आ गया। काटो! हाँ, मैंने चिल्लाते हुए कहा क्योंकि मैंने एक ही बार में 2 राक्षसों को मार डाला था। ये थोड़ा जोखिम भरा कदम था क्योंकि एक राक्षस मेरे सिर पर हमला करने के लिए कूदा था और अन्य 2 मेरे पैरों पर हमला कर रहे थे। जमीन पर 2 राक्षसों को मारने के लिए मुझे आखिरी क्षण में उस समय किनारे हटना पड़ा जब लाल नाखून वाले चूहे का नाखून बहुत करीब था और जमीन के करीब एक बहुत बड़ा क्षैतिज वार करना पड़ा, जिससे दोनों राक्षसों के नाखून आधे में कट गए। मैं इससे बच नहीं पाया। मेरे कंधे पर चूहे ने चोट पहुंचाई जो मुझ पर कूद रहा था। मैं पीछे की ओर बढ़ा और आखिरी बचे राक्षस के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही मर गया। मेरे पास आराम करने का समय नहीं था क्योंकि मैंने जल्दी से बैंड-एड्स को हटाया और उन्हें अपने शरीर पर चिपका लिया। अगर मैं बच पाया तो मुझे अपनी मां का धन्यवाद करना होगा, जिन्होंने इतने सारे बैंड-एड्स पैक किए थे। ये बैंड-एड्स विशेष रूप से राक्षसों के लिए हैं, लेकिन इन्हें मनुष्य पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे बस इन्हें चोट के पास रखना है और वे स्वचालित रूप से घाव पर फैलकर घाव को बंद कर देते हैं। इन बैंड-एड्स को नैनो टेक्नोलॉजी से निर्मित माइक्रो बैंड-एड्स कहा जाता है। ये नाखून के आकार के होते हैं, लेकिन ये वयस्क मुट्ठी के घाव के आकार को आसानी से ढक लेते हैं। चू! एशलिन उस राक्षस का दिल खा रही है जिसे मैंने मारा था। एशलिन, जल्दी से खाओ, मैंने उससे कहा क्योंकि मुझे पता है कि जल्द ही नए राक्षस आएंगे। ऐसा लग रहा था कि लड़ाई काफी लंबी चलेगी, लेकिन जब से मैंने लड़ाई शुरू की है तब से मुश्किल से 3 घंटे ही बीते हैं और सेना को आने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही। स्थिति निराशाजनक लग रही थी, लेकिन फिर भी सभी लोग पूरे दिल से लड़ रहे हैं। एशिन ने दिलों को पकाना और खाना शुरू कर दिया। मुझे वास्तव में कभी कभी आश्चर्य होता है कि वह अपने हथेली के आकार के शरीर में सभी को कैसे पचा पाती है। उसने अभी जो 5 दिल खाए हैं उनका आकार एक छोटे बच्चे की मुट्ठी के बराबर है। मुझे मैना के बारे में कुछ करना होगा। मेरा मैना खत्म हो रहा है। मेरे पास केवल 20% बचा है। मेरे पास जिम की तरह मैना पोषण नहीं है। एकमात्र विकल्प राक्षस का मांस खाना है जो मैना से समृद्ध है, लेकिन मानव पाचन के लिए उन्हें समय लगता है। मैं उनके शरीर से एक राक्षस का दिल निकालकर खाने ही वाला था कि तभी 3 लाल कील वाले चूहों के एक समूह ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बड़ी मुश्किल से उनके हमलों से बच पाया। क्लैंक क्लैंक की आवाज हुई। जैसे ही मेरी तलवार और उनके नाखूनों के बीच स्पर्श हुआ, चिंगारी निकलने लगी।
मैंने मन को बचाने के लिए अपनी तलवार पर लगी चांदी की आग को वापस ले लिया, लेकिन इससे अपराध थोड़ा कम हो जाता है। मैं अभ्यास की 9 चालों को प्रसारित करता रहा और ब्लैकआउट होने के डर से 10वीं चाल को प्रसारित करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बीप की सूचना से मेरे होलो वॉच पर रोशनी पड़ गई, लेकिन मैं लड़ते समय पढ़ने के मूड में नहीं था। भाड़ में जाओ, जिम ने शाप दिया। ये पहली बार था जब मैंने उसे शाप देते हुए सुना, जब मैंने देखा कि वह राक्षसों से लड़ते समय अपने होलो वॉच पर कुछ पढ़ रहा था। यह क्या है? मैंने जिम को शापित करने के लिए पूछा। ये कुछ महत्वपूर्ण होना चाहिए। श्री ब्लैक ने सूचित किया है कि कई निम्न स्तर के राक्षस जल्द ही भूमिगत से आएंगे और वह हमारी मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह और अन्य लेफ्टिनेंट स्टेज पावरहाउस लेफ्टिनेंट स्तर के राक्षसों को रोक रहे हैं, जिम ने जवाब दिया। ये सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। अब तक कई छेद खुल चुके थे और राक्षस बाहर आ चुके थे, लेकिन मिस्टर ब्लैक किसी को नहीं चाहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने चेतावनी दी। इसका मतलब केवल एक ही होगा कि जल्द ही बड़ी मात्रा में राक्षस आएंगे। इसका मतलब है कि बड़ी मात्रा में राक्षस आने से पहले हमारे पास अधिकतम आधा घंटा है। ब्लैकआउट के परिणाम के बारे में सोचे बिना मैंने एक 0 एंटी चाल की दिशा में मन को प्रसारित किया। आहे, मैं दर्द में चिल्लाया। यदि मैं बेहोश हो जाऊं तो भी मौत मेरा इंतजार कर रही है, और यदि मैंने अपना पूरा प्रयास नहीं किया तो भी मौत मेरा इंतजार कर रही है। दोनों विकल्पों में से मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा। मैंने परिणामों की परवाह किए बिना लगातार 11वीं और 12वीं चाल चली। मेरे शरीर पर मौजूद घाव ऐसे उभर आए जैसे वे किसी भी क्षण फट सकते हैं। स्लाइस स्लोक स्लाइस। कुछ ही सेकंड में मैं उन सभी को मारने में सक्षम था, लेकिन मेरा मैना भी बेहद कम हो गया। केवल 10% केंद्रीय भंडारण में शेष है। बिना आराम किए मैंने राक्षस का दिल निकाला और उसे चांदी की आग पर 10 सेकंड तक पकाया और एक ही बार में खा लिया। मैंने 7 दिल खाए जब तक कि मैं और नहीं खा सकता। दिलों का स्वाद उतना घिनौना नहीं है जितना मैंने सोचा था। वास्तव में वे काफी स्वादिष्ट हैं। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि वे जल्दी पच जाएं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने उन्हें खाने के कुछ ही मिनटों में पचा लिया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर याद आ गया। मैंने सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के बारे में जो जानकारी पढ़ी, उसमें कहा गया था कि परिसंचारी व्यायाम तेजी से पाचन में मदद करेगा। मैं जितना अधिक घूमूंगा, मेरा पाचन उतना ही तेज होगा, लेकिन मैंने उस पर ज्यादा भार नहीं डाला। अधिसूचना सुनने के बाद से 20 मिनट बीत चुके हैं। राक्षस जल्द ही आएंगे। जैसे ही मैं अपने रास्ते में आने वाले किसी भी आवारा राक्षस को मारता हूं, मुझे अपनी बड़ी गलती का एहसास होता है। जब मुझे कोई नया मान महसूस नहीं होता है जो मुझे राक्षस के मांस को खाने से मिलना चाहिए था। मैंने अपने मन वर्ल्ड के अंदर देखा। बकवास बकवास बकवास, मैं एक बेवकूफ हूं। जब मैं अपने रिफाइनमेंट इंजन की सबसे महत्वपूर्ण कमी को भूल गया तो मैंने खुद को कोसा। मैं रिफाइनमेंट इंजन के केंद्रीय भंडारण में संग्रहित के अलावा किसी अन्य मन को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होऊंगा। मेरे शरीर द्वारा अवशोषित मन और राक्षस के मांस से मुझे प्राप्त मन रिफाइनमेंट इंजन के चारों ओर मन बादल को बदल देगा। उस मैना का उपयोग करने के लिए मुझे इसे इंजन में अवशोषित करना होगा और इसे रिफाइनमेंट इंजन में संग्रहित करना होगा। बड़े मैना क्लाउड ने पहले से ही रिफाइनमेंट इंजन को घेर लिया था। ये पहले मैना क्लाउड से बहुत बड़ा था जिसे मैंने रिफाइनमेंट इंजन में अवशोषित किया था। राक्षस का मांस खाने से मुझे जो मन मिला उसका रंग हल्का है। जाहिर है कि यह मेरे शरीर द्वारा आसपास से अवशोषित किए गए मन से अधिक शुद्ध है। मन की शुद्धता जानने के लिए मुझे पहले इसे परिष्कृत करना होगा। एशलिन आती है, मैंने कहा, और एशलिन मेरे अंदर आ गई। मैंने मैना गणना इंजन की 12वीं चाल का प्रदर्शन करते हुए मैना क्लाउड को परिष्कृत करने के लिए रिफाइनमेंट इंजन का संचालन शुरू कर दिया। इससे मेरे दिमाग पर इतना दबाव पड़ा कि मेरे सिर की 3 रक्तशिराएं फट गईं और उनमें से खून बहने लगा। मैं इस पर विचार करने के मूड में नहीं था क्योंकि मैं अपने पैरों के नीचे हल्का कंपन महसूस कर सकता था और मुझे पता था कि जब वे सतह पर पहुंचेंगे तो उनमें से बड़ी संख्या में अंदर आ जाएंगे। धमाका। युद्ध के मैदान के केंद्र से जोरदार धमाका सुनाई दिया क्योंकि जमीन धंसने लगी थी। उसमें कई लोग एक बड़े गड्ढे में गिर गए। इसके परिणाम के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। जमीन से तताता तताता की आवाज सुनाई दे रही थी और जल्द ही छेद से काले और लाल रंग की लहरें निकलने लगीं। मैंने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और O4 हिंदी अध्याय 16 निजी चरण का दूसरा स्तर। राक्षसों की लहर के बाद लहर छेद से बाहर आने लगी। मैं उनकी बड़ी संख्या को देखकर ठंडे पसीने में डूब गया। मैंने अपने शोधन को गति देना शुरू कर दिया। 2 और नसें उभर आई, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी क्योंकि मैं सैकड़ों राक्षसों को हमारी दिशा में आते हुए देख रहा था।
10 मिनट हो गए हैं, मैंने मैना को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है और केंद्रीय भंडारण केवल 17% भरा हुआ है। इस शोधन की गति ने मेरी सामान्य शोधन गति को तिगुना कर दिया है, लेकिन इस बार ये बहुत धीमी है। मैंने बिना किसी डर के रिफाइनमेंट इंजन का संचालन किया क्योंकि मुझे लड़ाई में बहुत अधिक मैना की आवश्यकता होगी। मुझे इस घटना में थोड़ा बदलाव दिखाई देता है। मैंने देखा कि यह जिम था जो आगे बढ़ गया है। बधाई हो, मैंने कहा और उसने शर्मीले चेहरे के साथ सिर हिलाया क्योंकि उसकी नज़र राक्षसों के बड़े समूह पर थी जो हमारी ओर आ रहे थे। जल्द ही उसका राक्षस उसके अंदर से बाहर आ जाता है। लेवल अप करने के बावजूद ब्लैक स्नैक में थोड़ा बदलाव होता है। राक्षस में एकमात्र बदलाव यह है कि उसकी आंखें गहरे जंगल के हरे रंग की हो जाती हैं। मैं उसके लेवल अप होने से खुश हूं क्योंकि जिम लड़ाई में मुझ पर से कुछ दबाव कम करने में सक्षम होगा। लगभग 200 राक्षसों का एक बड़ा समूह हमारी ओर दौड़ता हुआ आया। ये देखकर मेरी पीठ भीग गई, फिर भी मैंने हमला करने के लिए अपनी तलवार पकड़ ली। हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। पूरे युद्ध क्षेत्र में आवाजें गूंज उठी। मुझे नहीं पता कि पहले किसने चिल्लाया, लेकिन जल्द ही सभी लोग चिल्लाने लगे। मैं भी शामिल हो गया और चिल्लाने लगा। मैंने इस निराशाजनक स्थिति में खुद को साहस से भर लिया। दबाव बहुत अधिक है क्योंकि 10 से अधिक राक्षस मुझ पर हमला कर रहे हैं। मेरे शरीर की नसें इतनी जोर से धड़कने लगी हैं कि मैं एक साथ 3 सबसे कठिन कार्य कर रहा हूं। मैं रिफाइनमेंट इंजन का संचालन कर रहा हूं, सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 12वीं चाल का अभ्यास कर रहा हूं और राक्षसों से भी लड़ रहा हूं। मेरा सिर इतना बुरी तरह धड़क रहा है कि मैं बस इसे दीवार पर मारना चाहता हूं। पूछी, मैंने एक राक्षस की खोपड़ी में सीधे वार किया और उसे मार डाला। भाड़ में जाओ, मैंने कहा क्योंकि राक्षसों ने मेरे पिंडली पर हमला किया था। भगवान का शुक्र है मैं उस पल बच गया, अन्यथा मेरे पैर गंभीर रूप से घायल हो जाते। ये राक्षस बहुत चालाक हैं, वे मुझ पर वहीं हमला कर रहे हैं जहां मैं सबसे कमजोर हूं। उन्होंने मौका जाने दिया। जब भी वे मेरी कमजोरी देखते हैं वे हमला कर देते हैं। मेरे पूरे शरीर पर चोटें जमा हो रही हैं और ये राक्षस मुझे पट्टी बांधने के लिए एक पल भी आराम नहीं करने दे रहे हैं। हमारी रक्षा पंक्ति में सबसे अधिक शांत जिम है। उसका राक्षस वापस अपने स्वरूप में आ गया है। जिस किसी को भी वह राक्षस काटता है वह उसी क्षण मृत हो जाता है और राक्षस उस काले सांप का पता नहीं लगा पाते हैं। वह इतना तेज था कि केवल उसकी छाया ही दिखाई दे रही थी। जिम चतुराई से लड़ रहा है। उसका सांप केवल उन राक्षसों पर हमला करता है जो जिम के बहुत करीब आ जाते हैं। जिम अपने राक्षस की ऊर्जा को संरक्षित करता है, इसलिए इसका उपयोग जीवन और मृत्यु की स्थिति में किया जा सकता है। मेरे पास वह विलासिता नहीं है। मैंने इस राक्षस को मारने के लिए अपना सब कुछ दे दिया क्योंकि मेरे पास हाथ में कोई तुरुप का पत्ता नहीं है। टुकड़ा 2 स्वामी तलवार से गिर गए, लेकिन अभी भी कई शेष हैं और अधिक आएंगे। यदि मैंने इस राक्षस को जल्दी से खत्म नहीं किया तो मुझे जितना संभाल सकता था उससे अधिक मिलेगा। मेरी तलवार बाएं से दाएं चलती थी और रास्ते में आने वाले किसी भी राक्षस को मार देती थी, जिससे उन्हें जवाबी हमला करने का कोई मौका नहीं मिलता था। संख्या कम होती जा रही थी, लेकिन कभी कभी आवारा राक्षस हमेशा शामिल हो जाते थे, जिससे मुझे अधिक दबाव महसूस होता था। मेरा मैना केंद्रीय भंडारण में 70% तक पहुंच गया था और बढ़ता जा रहा था। राक्षस का मांस खाने से मुझे जो मैना मिला वह मेरे द्वारा परिष्कृत किए गए मैना से अधिक शुद्ध है और यह संभवतः 40% शुद्धता को पार कर गया था। इन सभी राक्षसों के कारण मैं शुद्धता पैमाने की जांच भी नहीं कर सकता। बकवास। राक्षसों द्वारा काटे जाने पर मैंने श्राप दिया। मुझे इन सभी राक्षसों को जल्दी से खत्म करना होगा, इससे पहले कि मैं अत्यधिक रक्त की हानि के कारण मर जाऊं। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरा शरीर कुछ सेकंड में मजबूत हो रहा है। मेरे शरीर में जो नसें पहले फट गई थीं, वे अब सामान्य हो गई हैं, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे जो पहले घाव लगे थे, वे आधे ठीक हो चुके हैं। मैं सीधे सुप्रीम्स कॉम्बैट एक्सरसाइज के 13वें, 14वें और 15वें मूव पैक को प्रसारित करता हूं। मेरे शरीर पर नसें फटने लगी और मुझे अपने शरीर के दबाव के कारण खून भी चाहिए था, लेकिन मैंने परवाह नहीं की। थोड़ी अस्थिर तलवार और विकृत दृष्टि के साथ मैंने अपने चारों ओर राक्षसों को मारना शुरू कर दिया। तलवार के हर झटके से राक्षस मर रहे थे, उनकी संख्या कम होती जा रही थी। 5 मिनट में मैंने लगभग सभी को मार डाला, केवल 2 ही बचे। अरे यार, ये ले लो, मैंने कहा जैसे ही मैंने तलवार के एक झटके से 2 राक्षसों को मार डाला और मेरे सामने कोई राक्षस नहीं बचा। मैंने गहरी सांस ली और बस आराम करना चाहता था क्योंकि मैं मन और शरीर दोनों से बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन मुझे पता है कि समय नहीं है क्योंकि राक्षसों का अगला जत्था जल्द ही आ जाएगा।
मैंने जल्दी से अपने बैग से पट्टियां निकाली और उन्हें अपने पूरे शरीर पर चिपकाना शुरू कर दिया। जब मैंने अपने आप को ठीक से देखा तो मुझे भी झटका लगा। मैं पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था और मेरा पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। मैंने राक्षसों के शरीर से दिलों को निकालना शुरू कर दिया और उन्हें खाना शुरू कर दिया। इस बार मैंने उन्हें पकाया भी नहीं, बल्कि कच्चा ही खाया, क्योंकि मेरे पास उन्हें पकाकर खाने की सुविधा नहीं थी, भले ही इसमें कुछ सेकंड ही क्यों न लगे। एक दिल के लिए जो कुछ सेकंड थे वे 10 सेकंड में बदल गए। मैं तब भी खाता रहा जब मेरा पेट भरा हुआ महसूस हुआ। मैंने तभी खाना बंद किया जब मेरे पेट में और जगह नहीं बची। मैंने 19 दिल खाए हैं, पिछली बार की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक। जैसा कि मैं व्यायाम के 15वें चरण का संचालन कर रहा हूं, मैं इसे पचाता रहा और फिर अपने रिफाइनिंग इंजन के माध्यम से इसे परिष्कृत करता रहा। जैसे ही मैंने अपने मन की शुद्धता की जांच की, मैं काफी चौंक गया। ये 44.6% तक पहुंच गया। वे कहते हैं कि वास्तव में राक्षस का मांस खाना आसपास के माध्यम से मन को अवशोषित करने की तुलना में तेज और अनुकूल है। जल्द ही राक्षसों की एक और लहर आई, इस बार पिछली बार की तुलना में 3 गुना अधिक। लेकिन इस बार मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरी चोटें नियंत्रित हैं और ठीक हो रही हैं। मैंने केंद्रीय भंडारण में लगभग 90% मन संग्रहित किया है। मैंने इतने सारे राक्षस हृदय खाए हैं कि बहुत सारा मैना परिष्कृत होता रहा है। लेकिन एक छोटा सा डर है कि मुझे मैना को जल्द से जल्द खर्च करना होगा। यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा शरीर अत्यधिक मैना उत्पादन के कारण फूल जाएगा और गुब्बारे की तरह फट जाएगा और मेरे शरीर में इसे संग्रहित करने के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैंने अपनी तलवार को चांदी की आग से हल्का किया। यह एक जलती हुई तलवार की तरह काफी सुंदर लग रही थी और इस तरह से मैं जल्दी से मैना खो दूंगा और यह राक्षसों के लिए भी घातक होगा। स्लाइस स्लाइस, मेरी हर तलवार का हमला बिना किसी व्यर्थ हरकत के मारने के लिए होता है। कभी कभी तो मैं राक्षसों पर धधकती आग फेंककर और उन्हें अलग अलग टुकड़ों में काटकर एक साथ 2 या 3 राक्षसों को मार देता हूं। समय बीतने लगा और मुझे राक्षसों से लड़ते हुए 10 घंटे हो गए, लेकिन राक्षस कम नहीं हो रहे हैं बल्कि वे बढ़ रहे हैं। स्लाइस, मैं उस राक्षस को मार देता हूं जो उस पर कूद गया था। चू चू, मैंने एश्टन की आवाज सुनी क्योंकि वह मेरे अंदर है। मैं उसकी बात सुनकर खुश हो गया। उसने कहा कि वह स्तर के लिए तैयार है। नहीं, जब तक आप कर सकते हैं इसे नियंत्रित न करें, मैंने कहा। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरी मन शुद्धता केवल 48% है। मैं चाहता हूं कि जब हम स्तर ऊपर करेंगे तो मन शुद्ध हो, क्योंकि स्तर ऊपर करने के दौरान मन जितना शुद्ध होगा, स्तर ऊपर करने के बाद वह उतना ही अधिक मजबूत हो जाएगा। इंजन का केंद्रीय भंडारण पहले से ही 96% भरा हुआ है, जो स्तर की स्थिति को पूरा करता है। स्तर ऊपर करने से पहले शरीर में 90% से अधिक मैना होना चाहिए, अन्यथा प्रतिकूल प्रभाव होगा। राक्षस को स्तर ऊपर करने के लिए एहतियात के तौर पर बहुत सारे मैना की आवश्यकता होती है, जितना अधिक बेहतर है। मैंने मैना क्लाउड से मैना को अवशोषित करना बंद कर दिया और मैना को फिर से परिष्कृत करना शुरू कर दिया, जो इंजन का केंद्रीय भंडारण है। मैंने मैना को परिष्कृत करने के साथ साथ राक्षस से लड़ने के साथ साथ प्रक्रिया को परिष्कृत और संपीड़ित करना शुरू कर दिया। समय समय पर मैं मैना क्लाउड से मैना को अवशोषित करता हूं ताकि केंद्रीय भंडारण में 90% मैना बनाए रख सकूं। मैं केंद्रीय भंडारण में मैना को फिर से परिष्कृत करता रहा। कल तक मैं केवल 2 राउंड की पुनः शोधन को बनाए रखने में सक्षम था, लेकिन अब मैं अपने 14वें चक्र में शोधन कर रहा हूं। जैसे जैसे चक्र बढ़ता है वैसे वैसे शुद्धता भी बढ़ती है। समय बीतता गया। 5 घंटे हो गए जब से मैंने मैना को पुनः परिष्कृत किया और 15 घंटे हो गए जब से मैंने लड़ाई की। मैं इतना थका हुआ महसूस कर रहा हूं कि अगर मैं 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लूं तो मैं तुरंत सो जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं 20 से अधिक राक्षसों से लड़ रहा हूं। अगर मेरा ध्यान 1 सेकंड के लिए भी भटक गया तो वे मुझे जिंदा खा जाएंगे। चू चू, एश्लिन ने कहा कि वह अब और नहीं रोक सकती। ठीक है, मैंने कहा, और उसने जो बाकी बचा हुआ था उसे छोड़ दिया और ऊपर उठना शुरू कर दिया। उसके साथ मैंने भी ऊपर उठना शुरू कर दिया। वह 59% पर मैना शुद्धता के स्तर पर पहुंच गई है, जो मेरे माता पिता की तुलना में बेहतर है, जिन्होंने 41% और 43% पर स्तर बढ़ाया था। मेरे शरीर में ऊर्जा की एक गर्म धारा प्रवाहित होने लगी, जिससे मेरी चोटें थोड़ी ठीक हो गईं और मेरा शरीर मजबूत हो गया। मैं महसूस कर सकता हूं कि उससे मुझे जो चांदी जैसी आग विरासत में मिली थी वह भी मजबूत हो रही है। लेवलिंग में ज्यादा समय नहीं लगा, 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन स्ट्रिंगर के रूप में ये 2 गुना हो गया। चू, एश्लिन लंबी चीख के साथ मुझसे बाहर आई। उसका पूरा शरीर आग से ढका हुआ था। बूम!
एक विस्फोट हुआ और हम राक्षसों के नृत्य समूह से टकरा गए। उस समूह में लगभग 10 राक्षस थे। जब आग बुझ गई तो सभी राक्षस मर चुके थे और ऐशलिन सबसे बड़े राक्षस की खोपड़ी पर बैठी हुई थी। छू छू, वह अपनी उपलब्धि दिखाते हुए गर्व से चिल्लाई। चू चू चू, ऐशलिन मृत राक्षस की खोपड़ी पर खड़ी थी और अपने सिर को ऊंचा करके अहंकार से चिल्ला रही थी क्योंकि उसका हमला मजबूत हो गया था, खासकर क्योंकि उसकी मन शुद्धता 59% तक पहुंच गई थी। उसने वास्तव में सभी राक्षसों को जीवित ही पका दिया। यह अच्छी बात है क्योंकि मुझे बहुत सारे दिलों की आवश्यकता है क्योंकि मैं पूरी तरह से थक चुका हूं। ऐशलिन के स्तर में वृद्धि ने मेरे 80% से अधिक मैना को ले लिया। ऐशलिन, अब से केवल उन पर हमला करो जो मेरे पास आते हैं। मैंने कहा, राक्षसों को बेतहाशा मारना काम नहीं आएगा, उसे जरूरत पड़ने पर कुछ मान बचाना होगा। चू चू, वह हताश होकर बोली। वह भी नए लक्ष्यों पर अपनी शक्ति का परीक्षण करना चाहती है। मेरे आसपास के सभी राक्षसों को मारने के बाद मैंने दिलों को निकालना शुरू कर दिया और राक्षसों की अगली लहर आने से पहले उन्हें खाना शुरू कर दिया। इस बार भी मैंने पहले की तरह 20 दिल लिए, लेकिन इस बार अत्यधिक मन के कारण फूलने और फटने की संभावना वास्तव में इसलिए है क्योंकि मैंने स्तर बढ़ाया है और मैं हर सेकंड मजबूत हो रहा हूं क्योंकि मैं सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 15वीं चाल का संचालन कर रहा हूं। मैंने इंजन में मैना क्लाउड को अवशोषित करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा मैना खतरनाक रूप से कम हो रहा था। मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस जीवन और मृत्यु के माहौल में 1 घंटे से भी कम समय में केंद्रीय भंडारण 80% से अधिक भर जाएगा। 15 घंटे हो गए हैं, मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। अपने पूरे जीवन में मैं उन्हें पकड़े हुए इतने लंबे समय तक कभी नहीं रहा। मैं इतना थक गया हूं कि अगर मेरे सिर पर तकिया भी छू जाए तो मैं खड़े खड़े सो जाऊंगा। लेकिन मैं कुछ लोगों के प्रतिरोध से हैरान हूं जो बिना आराम के लड़ रहे हैं और इन लोगों के प्रदर्शन में कोई बदलाव नहीं आया है। मैंने उनसे इसका कारण पूछा है। उन्होंने कहा कि जो लोग लड़ रहे हैं उनमें से अधिकतर वेस्टब्लड शहर से हैं। वेस्टब्लड शहर में साल में 2 से 3 बार भीड़ आती है। आज भी वेस्टब्लड शहर भीड़ से लड़ रहा है। अगर सहायता नहीं होती तो वेस्टब्लड शहर से पहले ही सहायता आ चुकी होती। तत्ता राक्षसों की नई लहर आई। काटे, मैंने राक्षसों को काट दिया। ये कमीने बढ़ते जा रहे हैं। जिम, क्या सुदृढ़ीकरण की कोई खबर है? मैंने पूछा। अधिक से अधिक राक्षस आते जा रहे हैं, यहां तक कि जिम ने अपने छोटे से मैना पोषण को समाप्त कर दिया और राक्षस का मांस खाना पड़ा। नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है, उन्होंने कहा। या तो हमें सेना के आने तक रुकना होगा या सभी राक्षसों को मारना होगा, लेकिन ऐसा होने की संभावना है क्योंकि राक्षस लगातार आते रहेंगे। जिम ने अपने सामने सभी राक्षसों को मार डाला और राक्षसों के दिल इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पर्याप्त दिल इकट्ठा करने के बाद उसने अपने बैग से शीशी निकाली और उसके तरल को दिलों पर छिड़का। दिलों से धुआं निकलने लगा और उनका रंग खून के लाल से हल्के लाल में बदल गया। आखिरकार धुआं वाष्पित हो गया। जिम ने मुंह को गंदा किए बिना काउंटर के दिलों को साफ साफ खाना शुरू कर दिया। वह तरल जो उसने दिल पर छिड़का था वह कुछ पाचन तरल होना चाहिए जो राक्षस के मांस को आसानी से पचाने में मदद करता है। वह तब से ऐसा कर रहा था जब से उसके मन की औषधि सूख गई थी। यह उसके लिए काम करता प्रतीत होता है क्योंकि ऐसा कोई संकेत नहीं है जो बताता है कि वह मन पर कम चल रहा है। बीप बीप बीप, सभी लोगों की होल वॉच एक साथ बजने लगी। मैंने लड़ाई के बीच नोटिफिकेशन खोला। जब मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा मेरे चेहरे का सारा रंग उड़ गया। सिर्फ मैं ही नहीं, सभी लोग जो कॉर्पोरल स्टेज या उससे नीचे हैं। ये श्रीमान ब्लैक की ओर से एक अधिसूचना थी जिसमें कहा गया था कि विशेषज्ञ और कॉर्पोरल स्तर के राक्षसों के बड़े समूह भूमिगत हो रहे हैं। इस अधिसूचना के बारे में एकमात्र राहत की बात यह थी कि उनके अनुसार उन्हें सतह पर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, इसलिए अब हमारे पास तैयारी के लिए केवल 1 घंटा है। खैर, कम से कम मेरे पास 1 घंटा था। मुझे उन राक्षसों के आने पर अपने शीर्ष रूप में होना था। आधे घंटे के भीतर स्लाइस मेरे सामने सभी राक्षसों को खत्म कर दिया। मैंने देखा कि लगभग आधे लोगों ने राक्षस को मार दिया था और एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहे थे। मैं अपने बैग से बैंड-एड निकालता हूं और उन्हें घाव पर चिपका देता हूं। मेरे पास बैंड-एड खत्म हो रहे हैं, मुझे उनका संयम से उपयोग करना होगा। मेरी चोटें बहुत तेजी से ठीक हो रही हैं। मेरी आधी चोटें पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं और जो गंभीर चोटें मुझे लगी थीं, वे ठीक होने की प्रक्रिया में हैं। अगर मैंने 2 घंटे का समय दिया होता, तो वे इतनी ठीक हो जाती कि मैं बिना किसी परेशानी के लड़ सकता। ऐशलिन राक्षस का मांस खा रही है क्योंकि मैंने उससे कहा था कि जब बड़ी लड़ाई शुरू होगी तो उसके पास ऐसा करने का कोई मौका नहीं होगा। मैंने भी राक्षस का मांस तब तक खाया जब तक मेरा पेट नहीं भर गया, अत्यधिक मैना होने के कारण पेट फूलने और फटने के डर के बावजूद।
जमीन के नीचे से थप थप की आवाज सुनाई दे रही है। राक्षस जल्द ही नीचे से आएगा। FRAWebNoel.com। राक्षसों को आने में ज्यादा समय नहीं लगा। इस बार उन्होंने कोई नया छेद नहीं खोला बल्कि पहले से मौजूद बड़े छेद को खोला जो राक्षसों द्वारा पहले ही खोला जा चुका था। राक्षस ने छेद से बाहर निकलना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार कोई निजी स्तर का राक्षस नहीं था। सभी राक्षस विशेषज्ञ स्तर या उससे ऊपर के स्तर से आ रहे थे। विशेषज्ञ स्तर के लाल कील चूहे निजी स्तर के चूहों से बड़े हैं, जबकि निजी स्तर की ऊंचाई मेरे घुटने तक है। विशेषज्ञ स्तर के लाल कील चूहे की ऊंचाई मेरी जांघ तक पहुंचती है और कॉर्पोरल स्तर के राक्षस उससे भी बड़े हैं। जल्द ही एक विशेषज्ञ चरण लाल नाखून चूहा राक्षस मुझ पर हमला करने के लिए आया। अपने नाखूनों के साथ हमले के रूप में मुझ पर अपने दांत दिखाते हुए मैं अपनी तलवार से इसका मुकाबला करने के लिए हमला करता हूं। सफाई थर्ड पोह पोह। बस मेरी तलवार और यह कील को छू गया, मैं सुरंग की दीवार से टकराते हुए पीछे की ओर विस्फोट कर गया और मेरे मुंह से खून निकल आया। धप। मैंने बड़ी मुश्किल से हमले को चकमा दिया क्योंकि वह सुरंग की दीवार से टकराया। भाड़ में जाए। अगर यह घंटियां और अधिक समय तक चलती रहीं तो मैं कुछ ही सेकंड में मर जाऊंगा। मैं अपनी तलवार को आग से हल्का करता हूं और अगले आने वाले हमले का मुकाबला करता हूं। पोह पोह। मैंने खून की उल्टी की क्योंकि मैं हमले से पीछे की ओर फट गया। ये काम नहीं करने वाला है, मुझे कुछ करना होगा। मैं अपने खून से सने मुंह से चिल्लाता हूं क्योंकि राक्षस से भारी मार खाते हुए मैं व्यायाम की एक के बाद एक चालें दोहराता हूं। मैं अपनी पिछली लड़ाइयों में कभी इतना घायल नहीं हुआ था। जल्द ही रक्त संचार 10वें चक्र पर पहुंच गया और मैं अत्यधिक दर्द से क्षण भर के लिए बेहोश भी हो गई। यह उस राक्षस का हमला था जिसने मुझे मेरे आनंद से बाहर निकाल दिया। क्लैंग 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 क्लैंग। मेरी तलवार और राक्षस के नाखून मिनटों में सैकड़ों बार टकराए। यहां तक कि सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 20वीं चाल को पूरा करते हुए भी मैं इसे बड़ी मुश्किल से रोक पा रहा हूं। चरणों के बीच शक्ति का अंतर बहुत अधिक है। व्यायाम के 20वें चरण में भी मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं था। कई लोग मेरे चारों ओर से घिर गए हैं, लेकिन कई लोग अभी भी वापस लड़ रहे हैं, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। वे राक्षसों से लड़ते हुए बड़ी मुश्किल से अपनी थकान को रोक पा रहे हैं। यदि कुछ घंटों में कुछ सुदृढ़ीकरण या कुछ और नहीं हुआ तो हम सभी मर जाएंगे। बस मुझे ऐसा लग रहा था कि सुरंग में एक तेज आवाज गूंजी। वेस्टब्लेड सिटी से 3 घंटे में सेना आ जाएगी, हमें बस 3 घंटे तक डटे रहना है। सुरंग में एक ऊंची और गंभीर आवाज गूंजी जो स्पष्ट थी, लेकिन बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया क्योंकि अधिकांश लोगों ने सोचा कि यह उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए किया गया झूठ है। बीप। लेकिन जल्द ही वेस्टब्लेड शहर से सूचना आ गई, उन्हें हमारे लिए सुदृढ़ीकरण भेजने के लिए भीड़ से निपटना होगा। वेस्टब्लेड शहर से प्राप्त उस अधिसूचना ने लोगों के दिलों में साहस की ज्वाला पुनः प्रज्वलित कर दी और वे अपना सर्वस्व देने के लिए लड़ने लगे। भाड़ में जाओ। मैंने गाली दी क्योंकि राक्षस ने मेरी जांघ पर गहरा घाव कर दिया था। उसमें से भारी मात्रा में खून बहने लगा था, यहां तक कि 20वीं चाल चलने पर भी राक्षस को मारना मेरे लिए मुश्किल हो गया। उसे मारना तो दूर की बात थी। अपने दांतों को नमस्कार करते हुए मैंने व्यायाम की 21वीं, 22वीं और 23वीं चालें दोहराई। बेहोशी की हालत में लड़ते हुए, खुद को लड़ते हुए, छेदना ले साले। मैंने राक्षस के पेट में छेद करते हुए कहा, क्लैंग क्लैंग। यह मरा नहीं है क्योंकि हम लड़ते रहते हैं, लेकिन यह मर जाएगा क्योंकि मैं उसके पेट पर उसके महत्वपूर्ण स्थान पर प्रहार करता हूं। पूछी। मेरी तलवार ने उसकी आंख को छेद दिया और उसे मार डाला। मुझे ज्यादा चोटें नहीं लगी क्योंकि ऐशलिन एक अन्य राक्षस से लड़ रही थी। उसने उसे आधा घायल कर दिया था, लेकिन उनके स्तर के अंतर के कारण उसे मारना बहुत मुश्किल है। मैं भी उस राक्षस को मारने के लिए उसके साथ लड़ाई में शामिल हो गया। हमें ज्यादा समय नहीं लगा और हमने उसे 20 मिनट के भीतर मार डाला। सुदृढ़ीकरण की घोषणा के बाद से मुश्किल से 45 मिनट ही बीते थे, लेकिन उनके आने में 2 घंटे से अधिक का समय बाकी था। मैं जल्दी से सारी पट्टियां हटाता हूं और उन्हें अपनी चोटों पर चिपका देता हूं। मैंने आह भरी क्योंकि मेरी सारी पट्टियां इस्तेमाल हो चुकी हैं। कुछ भी नहीं बचा है। अगर मैं फिर से घायल हो गया तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। मैंने राक्षस की छाती खोली और उसका हृदय बाहर निकाला। अपनी उंगली हृदय के अंदर ले जाकर उंगली के आकार का क्रिस्टल निकाला। ये राक्षस का मैना क्रिस्टल था जिसे केवल विशेषज्ञ और उपरोक्त राक्षस ही उत्पन्न कर सकता था। मैं दूसरे राक्षस से दूसरा मन क्रिस्टल निकालता हूं और उन्हें जेब में रखता हूं। ऐशलिन और मैं विशेषज्ञ राक्षस की गर्मी खाते हैं क्योंकि हमारे पास केवल आधा मन बचा है। ऐशलिन के पास आओ, मैंने कहा। वो मेरे अंदर एकीकृत है। हमें जल्दी से मैना को परिष्कृत करना होगा क्योंकि राक्षसों का अगला समूह जल्द ही आएगा। माइकल, थोड़ी मदद करो।
मैंने सुना कि जिम 3 राक्षसों से अकेले लड़ रहा था और लगभग मौत के दरवाजे पर था। मैं मदद के लिए वहां दौड़ा, जैसा उसने पहले भी किया था जब मैं राक्षसों से घिरा था। मैंने उन्हें पकड़ लिया और राक्षसों को मारने में उसकी मदद की। केवल 2 घंटे पहले ही सुदृढ़ीकरण आ रहा है, जिम ने अपने घाव पर मरहम लगाते हुए कहा, क्योंकि उसने अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए विशेषज्ञ ग्रेड के राक्षस का मांस खाया था। हाँ, केवल 2 घंटे, मैंने दोहराया, और जल्द ही हमने फिर से राक्षसों को मारना शुरू कर दिया क्योंकि वे आ रहे थे। सुदृढ़ीकरण आने में केवल 2 घंटे बाकी हैं, मुझे तब तक डटे रहना होगा। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। मैं एक साथ 2 राक्षसों से लड़ रहा हूं और एशलिन भी एक अन्य को रोके हुए है। मैं 18-19 घंटे से लड़ रहा हूं और यह मेरे शरीर और दिमाग दोनों पर भारी असर डाल रहा है। केवल एक चीज जो मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रही है, वह है सुदृढ़ीकरण का विचार, जो 2 घंटे में पहुंचने वाला है। मुझे अपनी जान का डर है। मुझे डर है कि शक्तिशाली राक्षसों का एक बड़ा समूह सुदृढ़ीकरण से पहले ही हमला कर देगा। मेरे पास बहुत सारे सपने हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अभी तक अपने छोटे भाई को नहीं देखा है। स्लिंक। मैं राक्षस के पैर को घायल कर देता हूं लेकिन उसे मार नहीं पाता। विशेषज्ञ स्तर पर होने के कारण वे निजी स्तर के राक्षस से अधिक बुद्धिमान होते हैं और बेहतर टीमवर्क का उपयोग कर सकते हैं। पूछी। हाँ, जरूर। मैंने चिल्लाते हुए राक्षस के सिर पर वार किया और उसे मार डाला। अपने साथी को मरा हुआ देखकर राक्षस पागल हो गए और उन्मत्त होकर मुझ पर हमला करना शुरू कर दिया। उनकी उन्मत्त गति का मुकाबला करना थोड़ा कठिन था क्योंकि मैं बार बार घायल हो रहा था। जब राक्षस के नाखून और मेरी तलवार आपस में टकराते हैं तो चिंगारियां उड़ती हैं तथा वे एक दूसरे के अपराधों का प्रतिकार करते हैं। स्लाइस क्लैंग। लानत है। मैंने शाप दिया क्योंकि मैं उस राक्षस को मारने में असफल रहा, बस थोड़ा सा घायल कर पाया। वह राक्षस मर गया होता यदि अन्य राक्षस ने अपने नाखूनों से मेरे हमले को नहीं रोका होता। तुम कमीने सच में मुझे उकसा रहे हो, मैंने कहा और उनके उन्माद से मेल खाने के लिए हमला किया। शश। मैंने एक गहरी सांस ली क्योंकि लाल नाखून वाले चूहे का नाखून मेरी जांघ में गहराई तक धंस गया था, लेकिन इस पर विचार करने का समय नहीं है क्योंकि मुझे राक्षसों को मारना है। सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के 23वें मूव के अभ्यास से मेरे शरीर की हेडिंग क्षमता बहुत बढ़ गई। अब मुझे जो भी चोट लगेगी वह कुछ ही मिनटों में जम जाएगी और अत्यधिक रक्त की हानि को रोक देगी। कचक। हाँ, मैंने चिल्लाते हुए कहा, जैसे ही मैंने राक्षस का सिर साफ साफ काटा। मारने के लिए केवल एक राक्षस ही बचा, इसे खत्म करने में अधिक समय लगेगा। अपनी तलवार को पकड़ते हुए मैं आखिरी राक्षस पर हमला करना शुरू करता हूं। मैं एशलिन को मदद प्रदान करने के लिए जल्दी से इस कमीने को मारना चाहता हूं। वह अकेले ही एक अन्य विशेषज्ञ चरण राक्षस से लड़ रही थी। धप। राक्षस मेरे ऊपर से फटकर सुरंग की दीवार से टकराया। मैं जल्दी से उसके पीछे गया लेकिन वह फिसलन भरा कमीना जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपने नाखूनों से मेरे हमले का मुकाबला किया। ये ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा। क्लैंग स्लाइस ओन। मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि राक्षस ने मुझे आधा काट दिया। मैंने सोचा कि राक्षस मेरी चाल का मुकाबला करेगा लेकिन ये चूक गया और मेरी ज्वलंत तलवार ने उसके बीच से साफ काट दिया। अब और समय बर्बाद न करते हुए चुपके से एशलिन की ओर चलूं, जो अपने विरोधियों के खिलाफ कठिन समय से गुजर रही है। मैं उस राक्षस पर छिपकर हमला करना चाहता हूं और उसे एक ही हमले में मारना चाहता हूं। मैंने एशलिन से कहा कि वह उसका ध्यान भटकाने के लिए एक बड़े आग के गोले का इस्तेमाल करे। उसने वही किया जो मैंने उससे कहा था। उसने अपने आकार के बराबर चांदी का आग का गोला बुलाया और उसे राक्षस पर फेंक दिया। बूम। छोटी सी धमाकेदार आवाज आई जैसे ही धुआं साफ हो रहा था। पुच्ची। मैं चुपके से उसके पीछे गया और उसकी खोपड़ी पर वार किया, जिससे वह एक ही गोली में मर गया। आह, मैं अपनी चोटों को देखकर आहें भरता हूं। हालांकि वे घातक नहीं हैं लेकिन वे हानिरहित भी नहीं हैं। अगर बहुत जल्दी ढेर हो जाए तो वे जानलेवा भी हो सकते हैं। मैं अपनी चोटों के बारे में कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अपने बैग से अपने कपड़े जल्दी से निकालूं और उन्हें फाड़कर पट्टी के रूप में इस्तेमाल करूं। मैं जिम से उसकी मरहम पट्टी मांगता लेकिन उसने सब इस्तेमाल कर लिया। कपड़े को पट्टी के रूप में इस्तेमाल करने की तरकीब मैंने उससे सीखी जब वह ऐसा कर रहा था। मैं जल्दी से उसके दिल से नाखून के आकार के राक्षस कोर को निकालता हूं। ये राक्षस कोर बाजार में बहुत महंगे हैं। इनका इस्तेमाल कीमिया, जादुई हथियारों और विभिन्न मशीनों के लिए ईंधन में किया जाता है। उन्हें राक्षसों द्वारा भी खाया जा सकता है लेकिन उन्हें कम मात्रा में खाना पड़ता है। एशलिन को इसे पूरी तरह से खत्म करने में 10 दिन लगेंगे। राक्षस कोर में अत्यधिक केंद्रित मैना होता है और मैना की प्रकृति बहुत ही उग्र होती है। यदि एशलिन ने अब पूरा मॉन्स्टर कोर खा लिया तो वह 1 घंटे से भी कम समय में फट जाएगी। मॉन्स्टर कोर की प्रकृति ऐसी ही है।
अब तक मैंने जो 4 मॉन्स्टर कोर एकत्र किए हैं उनकी गिनती करने के बाद मुझे कुल 7 मिले। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं एक सेकंड के लिए भी कामना करता हूं कि और भी मॉन्स्टर आए ताकि मैं उनसे और भी मॉन्स्टर कोर प्राप्त कर सकूं। अरे क्यों, मैंने कहा जब मैंने 6 विशेषज्ञ स्तर के राक्षसों को मेरी ओर आते देखा। मैंने मजाक में बस यही कामना की थी कि अधिक राक्षस आए ताकि मैं अधिक कोर एकत्र कर सकूं, लेकिन अब मेरी इच्छा पूरी हो गई है। 6 राक्षस मेरी ओर आ रहे हैं। एशलिन, क्या तुम्हें 2 राक्षसों को संभालने में कोई आपत्ति है? मैंने कहा, यदि एशलिन सती राक्षस होती तो मैं भी उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहता, लेकिन वह पक्षी प्रकार का राक्षस है। जब तक वह उनके बहुत करीब नहीं जाती तब तक वह ठीक रहेगी। लाल नाखून चूहे सबसे कमजोर प्रजातियों में से एक हैं, जिनके पास लंबी दूरी या प्रक्षेप्य हमले नहीं हैं। उनकी ताकत उनकी बड़ी संख्या में निहित है। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, मैंने 5 राक्षसों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। मैं लड़ाई के इस घंटे में एक स्वचालित मशीन बन गया हूँ। जब भी मुझे राक्षस की मुद्रा में कमजोरी मिलती है तो मैं तलवार घुमाता हूँ। मेरे चारों ओर लोग पूरे दिल से राक्षस से लड़ रहे थे। कुछ लोगों ने समय देखने के लिए अपने होलोवॉच पर घड़ी का प्रक्षेपण भी सक्रिय रखा था क्योंकि वे सुदृढ़ीकरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कच, मैंने छठे राक्षस का सिर काटकर उसे मार डाला। इन 6 राक्षसों को मारने के लिए मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ी। मेरा पूरा शरीर चोटों से भरा हुआ था। मैंने जल्दी से मॉन्स्टर के शरीर से सभी मॉन्स्टर कोर एकत्र किए और कपड़े की पट्टियों का उपयोग करके अपनी चोटों पर पट्टी बांधनी शुरू कर दी। मैंने अपनी घड़ी देखी। मुझे पता था कि सहायता आने में केवल 40 मिनट का समय है, अधिकतम 1 घंटा लगेगा। वेस्टब्लड शहर से सूचना मिली थी कि सुदृढ़ीकरण उड़ने वाले जादुई आर्टिफैक्ट का उपयोग करके आ रहा है जो ट्रेन से कई गुना तेज है, इसलिए उन्हें समय पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। freewebnovel.com। गैस्टोटैम्स, मैंने चिल्लाया। न केवल मैं बल्कि जिम भी चिल्लाया। आकाश में प्रक्षेपित विभिन्न रंगों की 5 प्रकाश किरणें देखकर तलवार कृपाण के अलग अलग रूप, लेकिन उनके अंदर ढाल भी देखी जा सकती थी। वे टोटेम हैं। लेफ्टिनेंट स्तर पर पहुंचने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने टोटेम बना सकता है। वे तलवार, कवच, राक्षस आदि किसी भी रूप में हो सकते हैं जो आप चाहें। टोटेम का उपयोग प्रत्यक्ष हथियार के रूप में किया जा सकता है या लड़ाई के लिए हथियार के रूप में भी किया जा सकता है। टोटेम अपने उपयोगकर्ता की लड़ने की शक्ति को एक नए स्तर तक बढ़ा सकता है। लेकिन एक टोटेम बनाने के लिए किसी की मन शुद्धता 70% या उससे अधिक होनी चाहिए। 5 किरणें प्रकाश को 5 लोगों पर छोड़ती हैं जो अपने टोटेम को बाहर लाते हैं। लोग अपने टोटेम को केवल तभी निकालते हैं जब वे गंभीर होते हैं, क्योंकि टोटेम का उपयोग करने के लिए बहुत अधिक मन की आवश्यकता होती है। तता 2 राक्षस मेरी ओर आ रहे हैं। पहले तो मैं निश्चिंत हुआ, लेकिन फिर मैंने देखा कि उनका आकार सामान्य लव एक विशेषज्ञ ग्रेड के राक्षस से बड़ा लग रहा था। भाड़ में जाओ, मैंने धीरे से कहा। मुझे पता है कि क्या आ रहा है। ये 2 राक्षस शायद लव 2 या लव 3 विशेषज्ञ ग्रेड के हैं। मैंने सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज की 24वीं चाल शुरू की। मैंने पहले भी इसकी कोशिश की थी, लेकिन 23वीं चाल से 10 गुना अधिक दर्द महसूस करते हुए मैं पीछे हट गया। लेकिन अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अपने दांत पीसते हुए मैंने पूरी चाल पूरी की और सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का पहला सेट पूरा किया। मैंने उस राक्षस पर हमला किया जो मेरे सामने आया। क्लैंग थुत पुह पुह पुह, मैंने पीछे की ओर धमाका किया और खून की उल्टी करने लगा। उनके खिलाफ 24वीं चाल का कोई फायदा नहीं है। शक्ति स्तर के बीच के इस अंतर को कोई भी व्यायाम नहीं भर सकता, चाहे वह व्यायाम कितना भी अद्भुत क्यों न हो। धड़क चट चट, मैं फिर से जोर से धमाका हुआ और दीवार से टकराया। मेरी हड्डियां टूट गईं और तलवार मेरे हाथ से छूट गई। मुझमें अपनी उंगलियां हिलाने की भी ऊर्जा नहीं थी। स्थिति अचानक बदल गई। कुछ मिनट पहले मैं राक्षसों को मार रहा था और अब राक्षस मुझे मारने वाला है। चू, एशलिन चिल्लाए और अपने आकार से दुगने बड़े आग के गोले फेंके, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। उसने खुद को आग से ढक लिया और राक्षस से टकरा गई, लेकिन वह भी राक्षस की पूंछ से फट गई। एशलिन, मैं रोई, लेकिन मेरे पास उसकी मदद करने की ऊर्जा नहीं थी। मैं बहुत शक्तिहीन महसूस कर रही थी। राक्षस मेरे करीब आ गए थे और मेरे सिर पर निशाना साधते हुए मुझ पर हमला कर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद नहीं की, बल्कि अपने सिर की ओर आते तीखे नाखूनों को देखा। थप थप, अचानक बैंगनी प्रकाश चमक उठा और राक्षस अपना हमला पूरा किए बिना ही नीचे गिर गया। ये देखकर मैं चौंक गया। मुझे लगा कि मैं मर गया, क्योंकि राक्षस मेरे इतने करीब आ गया था कि मुझे मार रहा था। मैंने ऊपर देखा कि वह बैंगनी रोशनी कहाँ से आ रही है, क्योंकि यही वह रोशनी थी जिसने मारा था। हवा में मंडराता हुआ वह आदमी दिख रहा था जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी।
उसने अपनी उंगली से बिजली के दर्जनों बैंगनी बोल्ट छोड़े, जिससे जो भी राक्षस उन बैंगनी बोल्टों के संपर्क में आया वह मर गया। सुरक्षा बल आ गया था। ये सोचकर कि मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और 1 सेकंड में सो गया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने खुद को सफेद वातावरण में पाया। कीटाणुनाशक की हल्की गंध को सूंघते हुए मुझे पता चला कि मैं कहाँ हूँ। मैं अस्पताल में हूँ। मैं अस्पताल का गाउन पहने हुए हूँ और जब मैंने अपनी चोटें देखी तो पाया कि वे ठीक हो गई हैं और मेरी त्वचा पर एक भी निशान नहीं बचा है। मैं काफी बुरी तरह से घायल हो गया था। मेरे शरीर पर जगह जगह चोटें थीं, खासकर हड्डियां टूटी हुई थीं जो मुझे सेना के पहुंचने से ठीक पहले मिली। कितने दिन हो गए हैं? मैंने खुद से कहा। लड़ाई को 4 दिन हो गए हैं। मैंने जिम की आवाज सुनी। वह मेरे बगल में बिस्तर से आ रही थी। वह अभी भी घायल लग रहा था। तुम्हारी चोटें अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? मैंने उससे पूछा जब वे 2 उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस मुझसे लड़ रहे थे। एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ ग्रेड राक्षस भी जिम से लड़ रहा था। जिम भी मेरी तरह ही घायल हो रहा था। उसकी चोटें काफी गंभीर थीं। हर कोई आपकी तरह विचित्र नहीं होता, उन्होंने कहा। यहां तक कि डॉक्टर भी ये देखकर थोड़ा हैरान थे कि आपकी चोटें सामान्य प्राइवेट स्टेज की तुलना में 3 गुना तेजी से ठीक हो रही थीं। उन्होंने आगे कहा, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि मैं एक ऐसी क्षमता थी जो आपको आपके राक्षस से मिली थी। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि आपने ग्रेस पाथ स्पैरो को उत्परिवर्तित कर दिया है, तो उन्होंने आपके शरीर पर एक व्यापक परीक्षण किया। उन्होंने कुछ आश्चर्यजनक पाया। उन्होंने आगे कहा, आप शैतानी अभ्यास का अभ्यास कर रहे हैं ना? उन्होंने पूछा। मुझे समझ में नहीं आया कि शैतानी अभ्यास से उनका क्या मतलब है, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद वह सर्वोच्च युद्ध अभ्यास की बात कर रहे थे। हाँ, मैंने कहा, यह कोई रहस्य नहीं है। हर कोई अपने जीवनकाल में कम से कम एक बार इसे आजमाता है। बस मैंने इसका केवल एक सेट ही पूरा किया है। मुझे पता था, जिम ने कहा। जब हम लड़ रहे थे तो मुझे संदेह था क्योंकि आपके हमले आधे कौशल वाले नहीं लग रहे थे, लेकिन उनमें एक ही शक्ति थी। जब डॉक्टरों ने परीक्षण किया और पाया कि आप शैतानी व्यायाम कर रहे थे और एक सेट पूरा किया, तो वे बहुत उत्साहित हो गए और उस महिला को बताया। उन्होंने उत्साह से कहा। फिर उसकी अभिव्यक्ति जटिल हो गई। माइकल, तुम्हें सावधान रहना होगा। बोलते समय मधुर आवाज ने उसे रोक दिया। क्या तुम मेरे बारे में कुछ कह रहे हो? रोने वाले बच्चे जिम्मी, एक खूबसूरत महिला ने पूछा। वह 30 साल की लग रही थी। उसका चेहरा सुंदर था और बाल सुनहरे थे। उसके हाथों के बीच में एक बहुत ही प्यारा और रोएदार बर्फ के रंग का लोमड़ी था। ये सामान्य लोमड़ी राक्षसों से थोड़ा अलग था जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, लेकिन एक बात तो तय है कि यह सबसे प्यारा राक्षस है जिसे मैंने कभी देखा है। कुछ नहीं, मैं बस अपने दोस्त से बात कर रहा था। उसने रक्षात्मक ढंग से कहा। मैडम मरीना, मुझे आपको कितनी बार बताना पड़ेगा कि मेरा नाम जेम्स है? उसने थोड़ी झल्लाहट के साथ कहा। क्या उसने उसे सिर्फ रोने वाला जिमी कहा था? ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। यह मेरी गलती नहीं है कि जब भी तुम मेरी प्यारी सेशल्स के साथ खेलते थे तो हमेशा रोते थे, उसने कहा और प्यार से अपनी प्यारी लोमड़ी के सिर पर हाथ फेरा और वह प्यारी लोमड़ी खुशी से मुस्कुरा दी। जिम के चेहरे पर डर देखा जा सकता था जब उसने उस प्यारी सी लोमड़ी को देखा। तुम हमेशा ऐसे ही व्यवहार करते हो, रोने वाले जिमी। मैं इस बारे में तुम्हारी माँ से बाद में बात करूंगी, उसने कहा और फिर उसकी नज़र मेरी ओर घूम गई। जब उसने मुझे उल्टा देखा तो उसकी आंखें नीली हो गईं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसके सामने पूरी तरह नंगी हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे शरीर के हर हिस्से को देख सकती है और उसकी नज़रों से कुछ भी नहीं छुप सकता। ठीक है, आपकी तंत्रिका क्षति पूरी तरह से ठीक हो गई है। मुझे आपको ये देना होगा। सिर्फ 16 साल की उम्र में सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज का एक सेट पूरा करना वास्तव में सराहनीय है, उसने कहा। मैंने भ्रमित होकर देखा। उन्होंने कहा, आप 4 दिनों तक बेहोश इसलिए रहे क्योंकि आपकी तंत्रिका क्षति हुई थी। वह ठीक हो गई है और आपका नेटवर्क पहले से अधिक मजबूत हो गया है। आपका तंत्रिका नेटवर्क अब व्यायाम के एक से अधिक सेट के दबाव को आसानी से सहन कर सकता है। धन्यवाद, मैंने कहा। केवल मैं ही समझ सकता था कि मुझे कितनी व्यापक चोटें आई हैं, विशेष रूप से तंत्रिका संबंधी। इसे बहुत जल्दी ठीक करने के लिए विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। ओह, एक और बात, यदि आप 3 वर्षों में सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के 10 सेट प्रसारित करने में सक्षम हैं तो मेरे पास आइए, मैं आप पर कुछ परीक्षण करूंगा। बदले में आप मुझसे कोई भी ग्रेड 2 या उससे नीचे की औषधि मांग सकते हैं। याद रखो, तुम्हारे पास 3 साल हैं।
3 साल बाद मैं चली जाऊंगी और तुम्हें अपनी पसंद का ग्रेड 2 पोषण पाने का मौका नहीं मिलेगा, उसने कहा। मैं उसके प्रस्ताव से थोड़ा चौंक गई। उसने अपना नंबर भी मेरे होलोवॉच पर छोड़ दिया। मैंने उसे हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे लिए 2 बार में 10 सेट पूरे करना असंभव है, यहां तक कि 10 साल भी पर्याप्त नहीं होंगे। 1 मिलियन लोग एक बार में सुप्रीम कॉम्बैट एक्सरसाइज के ये सेट पूरे कर सकते हैं और ऐसा करने में उन्हें 10 साल से अधिक का समय लगता है। अब आपको छुट्टी दे दी गई है, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया। मुझे भी कुछ जगहों पर दर्द के अलावा कुछ महसूस हो रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। एक दिन में दर्द ठीक हो जाएगा। मैडम मरीना, अपनी लोमड़ी को वापस बुलाओ, जिम चिल्लाया। वो बुरी तरह डर गया क्योंकि वह प्यारी लोमड़ी उसके इर्द गिर्द खेल रही थी। जिम वाकई अजीब है, वह प्यारी सी लोमड़ी उसके साथ खेलना चाहती है लेकिन वह डर गया है। सेशल्स चलो, रोने वाला जिमी तुम्हारे जैसे प्यारे छोटे लोमड़ी के साथ खेलना नहीं चाहता था, उसने नकली गुस्से में कहा और अपने प्यारे कुत्ते के साथ चली गई। तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम उस रोएदार छोटी लोमड़ी से डर गए हो? मैंने पूछा। वास्तव में कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसे प्यारे राक्षस से नहीं डरेगा और वह लोमड़ी एक निजी राक्षस लग रही थी। जिम अपने हाथ की एक लहर से उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तुम्हारे विचार से वह लोमड़ी किस अवस्था में है? जिम ने पूछा। निजी अवस्था में, मैंने बिना ज्यादा सोचे कहा। मेरी बात सुनकर जिम ने सिर हिलाया। वह लोमड़ी जिसे आप रोएदार और प्यारी कह रहे हैं, संभवतः ब्रिगेडियर या उससे उच्च स्तर का राक्षस है। ये सुनकर मैं चौंक गया कि वह प्यारी सी लोमड़ी ब्रिगेडियर स्टोरेज राक्षस है और जिम ने भी ठीक से कहा, उसे लोमड़ी के सटीक स्तर का भी पता है। उन्होंने आगे कहा, 3 साल पहले जब दशक की सबसे बड़ी भीड़ ने शहर पर हमला किया था, तो उस छोटी लोमड़ी ने भीड़ में प्रवेश किया और अपनी पूंछ के झटके से ब्रिगेडियर स्टेज के भीड़ नेता को मार डाला। ब्रिगेडियर स्तर के राक्षस को अपनी पूंछ के एक झटके से मारने के लिए वह लोमड़ी जनरल या मार्शल स्तर का राक्षस हो सकता है। वह छोटा सा लोमड़ी मैडम मरीना के साथ हमारे घर आया करता था। जब कोई नहीं होता था तो वह मेरे साथ खिलौने की तरह खेलता था। मैं इतना डर गया था कि जब भी मैडम घर आती थी तो मैं छिप जाता था, उसने कहा और उसके चेहरे पर डर के भाव उभर आए जैसे कि वह उन दिनों को याद कर रहा हो। वह कौन है? मैंने स्वयं को नियंत्रित करने से पहले ही प्रश्न पूछ लिया। मुझे पता था कि यह प्रश्न मैं नहीं पूछ सकता। मुझे नहीं मालूम, मेरे माता पिता उससे 1 दशक पहले से परिचित थे। वह आती जाती रहती है लेकिन हर साल वह 1 या 2 महीने गणराज्य में बिताती है, उन्होंने कहा। हम दोनों को ये बात खामोश लगी। मैंने गोपनीयता के लिए अवरोधक स्क्रीन को सक्रिय किया और अपने बिस्तर के बगल में स्थित छोटी मेज का दराज खोला। अस्पताल आपकी चीजों को दराज में रखेगा जब तक कि उसका आकार दराज से बड़ा न हो। मैंने दराज खोला और देखा कि मेरा बैग और छोटा बक्सा पहले से ही वहां रखा हुआ था। मैंने जल्दी से छोटा बक्सा खोला और पाया कि उसके अंदर 13 नाखून के आकार के राक्षसी कोर थे। उन्हें देखकर मैंने राहत की सांस ली। ये राक्षस कोर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विशेषज्ञ स्तर के राक्षस कोर आमतौर पर 5 से 10,000 क्रेडिट पर बेचे जाते हैं। मेरे सबसे निम्न गुणवत्ता वाले हैं, तब भी मुझे न्यूनतम 5,000 क्रेडिट मिलेंगे। मुझे पता था कि वे कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं चिंतित था। इन 13 क्रिस्टल के साथ वेस्टब्लड शहर में मेरा जीवन आसान हो जाएगा। मैंने अपने बैग से कपड़े निकाले और पहन लिए। मेरे पास सिर्फ 2 जोड़े कपड़े बचे हैं। लड़ाई में मैंने अपने बहुत से कपड़ों को पट्टी के तौर पर इस्तेमाल किया है। मुझे ढेर सारे कपड़े और सामान जैसे जूते, पट्टियां और नया बैग खरीदना है। ये बैग फटा हुआ है और मुश्किल से टिक पा रहा है। इसने मुझे कई बार मेरी पीठ पर राक्षस के हमले से बचाया है। मैंने गोपनीयता स्क्रीन को निष्क्रिय कर दिया और उसे अलविदा कहकर जाने ही वाला था कि मुझे याद आया कि वह वेस्टब्लड शहर का स्थानीय निवासी है। जिम, क्या तुम्हें आउटर रिंग में 5,000 क्रेडिट से कम कीमत वाला कोई अच्छा अपार्टमेंट मालूम है? मैंने उससे पूछा। पहले मैंने ऐसी जगह रहने का निर्णय लिया था जिसकी लागत 1,000 क्रेडिट से भी कम थी, लेकिन मॉन्स्टर कोर प्राप्त करने के बाद मैंने एक बेहतर जगह पर रहने का निर्णय लिया। मेरा एक मित्र है जो आपकी मदद कर सकता है। वह एक प्रॉपर्टी एजेंट है जो आपको अच्छी कीमत पर सबसे अच्छी जगह खोजने में मदद कर सकता है, जो वेब पर उन साइटों से भी बेहतर है, उसने कहा। मैंने सिर हिलाया और उसका इंतजार किया जब तक वह अपने मित्र को फोन करता। वेस्टब्लड शहर में 70 मिलियन से अधिक लोग रहते थे और ये 3 भागों में विभाजित था जिन्हें 3 रिंग्स के रूप में जाना जाता था। रिंग्स को शहर की सुरक्षा बाधाएं माना जाता है। वेस्टब्लड शहर में 3 सुरक्षा बाधाएं हैं जिन्हें आउटर रिंग, मिडिल रिंग और सेंट्रल रिंग के नाम से जाना जाता है। आउटर रिंग राक्षसों के खिलाफ शहर की रक्षा की पहली पंक्ति है और यह क्षेत्र अन्य 2 रिंगों के 2 से अधिक लोगों को मिलाकर रहता है।
ये वह जगह है जहां आम लोग और निम्न स्तरीय एडवेंचर रहते हैं, खासकर कॉर्पोरल स्टेज से नीचे के लोग। मध्य रिंग शहर की रक्षा की दूसरी पंक्ति है और इसमें लगभग 20 मिलियन लोग रहते हैं और केवल कॉर्पोरल स्तर से ऊपर के लोगों को ही इसमें रहने का अधिकार है, या फिर कॉर्पोरल स्तर या उससे ऊपर के पावरहाउस को आपके वहां रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी। अंतिम है सेंट्रल रिंग, जो शहर की अंतिम रक्षा भी है, जिसमें 3 मिलियन से भी कम लोग रहते हैं और ज्यादातर शहर के कुलीन और पावरहाउस लोग वहां रहते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि आपको वहां रहने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके पास पर्याप्त पैसा है, आप सेंट्रल रिंग में रह सकते हैं। सेंट्रल रिंग में रहने की न्यूनतम लागत 3 लाख क्रेडिट से अधिक है। सामान्य लोग इसे वहन नहीं कर सकते, केवल कॉर्पोरल स्तर या उससे ऊपर के लोग ही वहां रहने में सक्षम हैं। माइकल, मेरा दोस्त तुमसे बात करना चाहता है, जिम ने कहा। मैंने सिर हिलाया और उसकी ओर चल दिया। उसकी होलोवॉच में उसके मित्र का चित्र दिखाया गया है। वह 20 वर्ष की आयु का एक व्यक्ति है जो पेशेवर सूट पहने हुए है। हेलो, मैंने अभिवादन किया। हेलो, जिम ने बताया था कि आपको एक अपार्टमेंट की जरूरत है। मैंने आपके लिए 16 विकल्प चुने हैं, कृपया वह चुने जो आपको पसंद हो, उसने कहा, और 16 अपार्टमेंट और उनके विवरण का प्रक्षेपण मेरे सामने आ गया। मैंने उन सभी 16 अपार्टमेंटों को देखना शुरू कर दिया जो उन्होंने मुझे दिए थे। उन्हें व्यक्तिगत रूप से जांचने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह वास्तविकता का प्रक्षेपण था। उन्होंने मुझे जो भी अपार्टमेंट दिखाए वे सभी स्टूडियो अपार्टमेंट हैं, जिनकी कीमत 4,000 से 10,000 क्रेडिट है। सभी इमारतों में अपार्टमेंट हैं जिनमें एक निश्चित कीमत चुकाने के बाद मनुष्यों और राक्षसों दोनों के लिए फूड कोर्ट, प्रशिक्षण सुविधाएं आदि की पेशकश की जाती है। सभी अपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास इन 16 स्टूडियो अपार्टमेंटों में से चुनने का विकल्प है। मैंने अपार्टमेंट का चयन किया। इस इमारत की विशेषता ये थी कि इसमें 15 प्रशिक्षण सुविधाएं थीं और इसके अधिकांश निवासी विशेषज्ञ स्तर के थे। इसकी लागत मेरी प्रारंभिक कीमत के 6,000 से 7,000 क्रेडिट अधिक थी, लेकिन अपार्टमेंट को देखकर मुझे लगा कि यह कीमत के लायक है। मैंने अपार्टमेंट अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और हस्ताक्षर राशि का भुगतान भी कर दिया, लेकिन जिम के मित्र ने कमीशन लेने से मना कर दिया और मैंने उस पर दबाव भी नहीं डाला। मैं उसके साथ कुछ देर तक बात करता रहा और अलविदा कहने ही वाला था कि जिम ने कुछ कहा। माइकल, क्या तुम 2 सप्ताह में मुक्त हो जाओगे? उसने पूछा। वह जानता था कि मैं वेस्टब्लड शहर में रोमांच के लिए आया हूं और सरकार या किसी संगठन में शामिल नहीं हुआ हूं। हाँ, मैं आज़ाद हूं, मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने और मांस और कोर के लिए राक्षसों का शिकार करने के अलावा कोई योजना नहीं है। क्या आप जंगल में प्रशिक्षण के लिए मेरे साथ शामिल होने में कोई आपत्ति नहीं है और हम कुछ राक्षसों का शिकार करेंगे? उसने उम्मीद से पूछा। जरूर, मैंने कहा, यह मेरी भी योजना है। जिम का मेरे साथ होना भी अच्छी बात है। 2 सप्ताह में मिलते हैं, जिम, मैंने कहा और अस्पताल से बाहर निकल गया। मैंने एक्सचेंज पॉइंट खोजने के लिए अपनी होलोवॉच पर कुछ बार टैप किया। मैंने अपना सारा पैसा अपार्टमेंट के पट्टे पर हस्ताक्षर करने में खर्च कर दिया था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने नए अपार्टमेंट तक टैक्सी ले सकूं, इसलिए मैं अपने निकट एक एक्सचेंज पॉइंट ढूंढ रहा हूं। एक्सचेंज पॉइंट वे स्थान है जहां लोग पैसे के लिए राक्षस कोर का आदान प्रदान करते हैं। हाँ, मैंने अस्पताल की लॉबी में एक्सचेंज पॉइंट ढूंढते हुए धीरे से चिल्लाया। मैं ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट में चढ़ गया। लिफ्ट लोगों से भरी हुई थी। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने मुझे देखकर सिर हिलाया और मुस्कुराया। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी युद्ध में जीवित बचा हुआ व्यक्ति था। तब मैंने भी मुस्कुराया और सिर हिलाया। अस्पताल की लॉबी बहुत भव्य है। लॉबी में लिफ्टों की कतारें देखी जा सकती हैं। लोग अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। मैं ये दृश्य देखकर अचंभित हो गया। मैंने ऐसा दृश्य टीवी के अलावा कभी नहीं देखा। मैं जीवन भर अपने छोटे शहर में ही रहा हूं, मैंने कभी इसके बाहर जाने का साहस नहीं किया। मैंने लॉबी में एक्सचेंज पॉइंट देखा और उसकी ओर चला। मैं एक्सचेंज पॉइंट के अंदर चला गया। अंदर मेरी आधी साइज की मशीन थी। मैंने मशीन में 10 मॉन्स्टर कोर डाले। जल्द ही इसने उन्हें स्कैन कर लिया और मॉन्स्टर कोर का अनुमानित मूल्य दिखाया। मैंने वह मूल्य स्वीकार कर लिया। बीप, 1 मिनट बाद मेरे खाते में राशि स्थानांतरित हो गई, कुल 51,000 जमा। मैं चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ एक्सचेंज से बाहर निकल गया।